Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is engineer Shehzad Ashraf from your favorite channel Top Spot Physics. स्टूडेंट्स एक टॉपिक को लेके स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे कि इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में प्रीवियस 15 ईयर्स 2008 से लेके 2022 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम ना सिर्फ उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं बल्कि उनके कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ में स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे होंगे कि अगर ये क्वेश्चन चेंज होके आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच कर पा रहे होगे, या इसी टॉपिक से रिलेटेड और क्वेश्चन पूछे जाएं तो तब आप किस तरह से अटेम्प्ट कर रहे होंगे। इंशाल्लाह वो आपको तमाम जो है वो डिटेल्स बताई जा रही होंगी। और इस टॉपिक की या इस वीडियो की खास बात यह है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है उनको कैटेगोरिकली अरेंज किया गया है, यानी ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन जो हैं वो अलग रखे गए हैं, एसी जनरेटर के क्वेश्चन अलग से मिलेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट के क्वेश्चन एक ही जगह में अलग से मिल रहे होंगे। इससे फायदा बताऊं क्या हो रहा होगा कि जब आप लोग ट्रांसफार्मर के टॉपिक के प्रीवियस 15 ईयर के क्वेश्चन एक ही जगह पे डिस्कस करोगे ना, तो आपको दो तरह से फायदा हो रहा होगा। नंबर एक तो आप खुद का कंपैरेटिव एनालिसिस कर पा रहे होगे स्टूडेंट्स कि हमने ट्रांसफार्मर का टॉपिक जो है वो प्रिपेयर किया था, तो इस टॉपिक में से क्या हम क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और सेकेंडली आपको एग्जामिनर का माइंडसेट जो है उसके बारे में थोड़ा पता चल रहा होगा कि उसने किन चीज़ों को लेके ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो लिए हुए हैं, ताकि आप उन क्वेश्चंस को ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पा रहे हो। तो आइए स्टूडेंट्स आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो की खास बात कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे होगे तो इंशाल्लाह आपका जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो रहा होगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि ये यूएचएस 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बताना हमें ये है कि जो ट्रांसफार्मर की कॉइल्स होती हैं उसमें किस तरह का लिंकेज होता है और किस तरह का लिंकेज नहीं होता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ रखा है कि ट्रांसफार्मर में बेसिकली एक कोर होती है। चलिए मैं कोर बना लेता हूँ यहाँ पे। और इस कोर के ऊपर जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स जो हैं उनको हमने रैप कर रखा होता है। ओके, दिस इज द कोर ऑफ दैट ट्रांसफार्मर। और स्टूडेंट्स ये हमारे पास लेट्स सपोज आप कह लें कि ये प्राइमरी वाइंडिंग्स हैं और ये वाली हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ पे किस तरह का लिंकेज होगा या किस तरह का लिंकेज नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जो ट्रांसफार्मर है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है दैट इज एक्चुअली म्यूचुअल इंडक्शन। अब जरा याद करो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता था। अगर आपने वो वाली कहानी सोच ली तो आपको ट्रांसफार्मर के बारे में जो है वो बासानी आप इस चीज का आंसर कर सकते हो। एक लम्हे के लिए म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में सोचते हैं स्टूडेंट। म्यूचुअल इंडक्शन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो कॉइल्स हैं। एक कॉइल को हम लोग बोलते थे कि ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल है जिसको हमने किसी करंट सोर्स के साथ कनेक्ट किया होता था। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कॉइल है स्टूडेंट्स जिसको हम प्राइमरी कॉइल का नाम दे रहे हैं। इसको हमने लेट्स सपोज एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ कनेक्ट कर रखा है। ओके, और इसी के करीब में एक और वायर पड़ी हुई है जिसका नाम सेकेंडरी कॉइल है। और सेकेंडरी कॉइल जो है ये किसी भी किस्म के सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है। मतलब यहाँ पे हमने कोई करंट सोर्स नहीं लगा रखा, जस्ट हमने इसको एक गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर रखा है जो हमें ये बताएगा कि क्या इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा। ये म्यूचुअल इंडक्शन की कहानी बता रहा हूँ। जो ही आप प्राइमरी कॉइल का, ये प्राइमरी कॉइल है ये सेकेंडरी है, जो ही बेटे आप प्राइमरी कॉइल का स्विच ऑन करोगे तो होगा क्या कि चूंकि हमने ऑल्टरनेटिंग करंट दिया हुआ है तो लिहाजा फ्लक्स जो है वो भी वेरी कर रहा होगा। और ये जो सेकेंडरी कॉइल है ये प्राइमरी के इतना करीब पड़ी हुई है कि प्राइमरी कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं या प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स इवन कहाँ से गुजर रहा होगा, सेकेंडरी से भी गुजर रहा होगा। तो बच्चों सेकेंडरी में फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। तो अब मुझे सिंपली ये देख के बताओ कि जो दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल हैं क्या इनमें कोई इलेक्ट्रिकल लिंकेज है, यानी ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हैं। तो याद रखिएगा देयर विल बी नो इलेक्ट्रिकल लिंकेज। ये दोनों आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं हैं। फिर ये कैसे कनेक्ट हैं बेटे, ये दोनों की दोनों वायर्स कनेक्ट हैं मैग्नेटिकली। दे आर एक्चुअली कनेक्टेड मैग्नेटिकली, यानी इनका आपस में अगर मैं बात करूं तो जो लिंकेज है वो कैसा है, दे आर मैग्नेटिकली लिंक्ड। तो आज यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेटे, ट्रांसफार्मर में भी यही प्रिंसिपल होता है
कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती हैं इनमें किसी किस्म का इलेक्ट्रिकल लिंकेज नहीं होता। पहले पूछ रहा है कौन सा लिंकेज नहीं होगा, तो बेटे इलेक्ट्रिकल लिंकेज नहीं होता। ये दोनों कॉइल्स कैसे कनेक्टेड हैं? मैग्नेटिकली कनेक्टेड हैं। दैट इज रियली सिंपल स्टोरी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू आपको शो हो रहा है, इफ वी गिव द डायरेक्ट करंट टू द ट्रांसफार्मर। अगर ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट करंट दे दिया जाए तो फिर नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, मोर ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, इक्वल ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, लेस ईएमएफ, मतलब हमें ऑप्शन ढूंढना है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने एक बड़ी डिटेल स्टोरी पढ़ रखी है कि जो ट्रांसफार्मर है ना, ये कतन काम नहीं करता डीसी के साथ, इट वर्क्स विद एसी ओनली। तो एक बात सुन लें, ट्रांसफार्मर वर्क्स, दो बातें आपको यहां पे लिखनी है। पहली बात सुन लें, वर्क्स विद एसी ओनली, सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज देंगे तभी काम करेगा, ये कतन काम नहीं करेगा। डज नॉट विद डीसी, ये डीसी के साथ कतन जो है वो काम नहीं कर रहा होगा। वो उसकी वजह बड़ी सिंपल है बेटे, उसकी वजह ये है कि ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है म्यूचुअल इंडक्शन। यानी एक कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, वही फ्लक्स का चेंज दूसरी कॉइल से गुजर रहा होगा और वही सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करवा रहा होगा। अब स्टूडेंट्स एक लम्हे के लिए सोच के बताएं कि अगर प्राइमरी कॉइल को हम लोग क्या दे दें, डीसी दे दें, तो बताओ डायरेक्ट करंट जो है उसके केस में फ्लक्स चेंज होगा? बेटे चेंज इन फ्लक्स जीरो आएगा। और जब चेंज इन फ्लक्स नहीं होगा तो सोच के बोलिएगा क्या ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो रही होगी? तो कतन जो है वो ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रही होगी, तो लिहाजा डीसी के साथ ये काम ही नहीं करेगा। और कभी कभार वो डायरेक्टली आपको डीसी सोर्स नहीं बोल रहा होगा, वो आपको डीसी सोर्स के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स बोलेगा जिनको देख के आपको पहचानना होगा। बेटे जैसे कभी कभार वो बोल दे कि हमने एक ट्रांसफार्मर है, उसको हमने किसी सेल के साथ कनेक्ट कर दिया है, या सेल की बजाय वो वर्ड यूज कर ले क्या भला, बैटरी का वर्ड यूज कर ले। ही कैन यूज द वर्ड ड्राई सेल, मतलब ड्राई सेल का वर्ड यूज कर ले, या कभी कभार वो सेल का नाम बोल देगा कि ये डैनियल सेल है, ये मैक्लेरन सेल है। तो जब भी वो ऐसे कोई वर्ड यूज करे तो याद रखिएगा ये तमाम के तमाम जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे होंगे किसको भला, डीसी सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और अभी हमने देखा कि जो ट्रांसफार्मर है वो डीसी के साथ काम ही नहीं करता। तो बेटे लिहाजा जब भी ये वर्ड्स आ जाएं, सेल, ड्राई सेल, डैनियल सेल, बैटरी, तो आपसे वो आउटपुट का कुछ भी पूछे, मतलब आपको बोले कि बच्चों ऐसा करो, अब ये बताओ कि जो सेकेंडरी है वहां पर हमें वोल्टेज कितना मिल रहा होगा। बेटे सेकेंडरी के क्रॉस जब वो काम ही नहीं करेगा तो सेकेंडरी के क्रॉस वोल्टेज कैसे मिलेगा? पूछे सेकेंडरी का करंट कितना होगा, योर आंसर शुड बी जीरो। पूछे आउटपुट पावर कितनी मिलेगी, बेटे ऑपरेट ही नहीं करेगा तो आउटपुट कहाँ से मिलेगी? पूछे जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, तो बेटे फ्रीक्वेंसी भी क्या मिल रही होगी, जीरो, क्योंकि जब भी वो डीसी लगा हो तो याद रखिएगा डीसी के साथ ट्रांसफार्मर काम ही नहीं करता। हमने बड़ी डिटेल में ये बात कर ली। अच्छा एक और बात सुन लें, कभी कभार डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और वो आपको कह रहा होगा कि भाई डायग्राम को देख के बताओ कि भाई वैल्यू क्या आ रही है। फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग्स हैं बेटे, और ये प्राइमरी वाइंडिंग को उसने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है। उसने वोल्टेज बता दिया कि हम प्राइमरी में जो वोल्टेज दे रहे हैं वो 12 वोल्ट है। प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स भी लेट्स सपोज मैं कहता हूँ उसने 100 बता दिए हैं। अब यहाँ पे उसने बनाई बेटे सेकेंडरी वाइंडिंग, लेट्स सपोज दीज आर द सेकेंडरी वाइंडिंग्स, और इस सेकेंडरी वाइंडिंग को उसने एक बल्ब के साथ कनेक्ट कर लिया, मतलब आउटपुट में भी कुछ लगा लिया हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये होगा कि भाई वो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स भी बता दे, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ वो 300 है। तो पूछे इस बल्ब के क्रॉस कितना वोल्टेज जा रहा होगा, सेकेंडरी का वोल्टेज बताओ। अब बच्चे क्या करेंगे, फौरी वो जो एन एस ओवर एन पी इज इक्वल वी एस ओवर वीपी वाला फॉर्मूला पड़ा हुआ है वो यूज करना शुरू कर देंगे। बेटे आपने गौर यहाँ पे ये करना था कि जो इनपुट सप्लाई है वहां पे बैटरी का सिंबल बना हुआ है, और बैटरी जो है वो आपको पता है वो कौन सा सोर्स है, वो डीसी सोर्स है। और जब भी डीसी सोर्स आ जाए तो ट्रांसफार्मर वर्क ही नहीं करेगा। अगर आपको बल्ब के क्रॉस वोल्टेज पूछा जा रहा है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो होपफुली आप डीसी सोर्सेज का ख्याल कर रहे होंगे। तो लिहाजा अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन उसने पूछा डायरेक्ट करंट अप्लाई कर दिया है ट्रांसफार्मर को, तो इसके बारे में कौन सी बात सही है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बेटा याद रखिएगा, नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी। सेकेंडरी में कोई ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगी क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है वो
डीसी के साथ काम ही नहीं करता। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। यूएचएस 2008 का ये क्वेश्चन, इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द आउटपुट करंट इज इंक्रीज्ड, रिड्यूस, रिमेन सेम, नन ऑफ दिस। अच्छा बच्चों, मैंने आपको बताया कि जब भी कोई क्वेश्चन आ रहा होगा उसकी कंप्लीट आपको डिटेलिंग बताई जा रही होगी, ताकि क्वेश्चन चेंज होके भी आए तो आप उसको अच्छा अप्रोच कर पा रहे हो। तो आपके पास दो तरह के ट्रांसफॉर्मर्स हैं। एक ट्रांसफॉर्मर है स्टूडेंट्स हमारे पास, कौन सा भला, स्टेप अप है, और दूसरा स्टेप डाउन है। तो मैं आपको स्टेप अप और स्टेप डाउन की कंप्लीट डिटेलिंग बताने लगा हूं, ताकि वो कुछ भी पूछे तो आप आंसर कर सको। बेटे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वो होता है, आपने 6-7 चीजें याद रखनी है इसके बारे में। पहली बात ये याद रखनी है कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसमें सेकेंडरी के जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो प्राइमरी से ज्यादा होते हैं। हो सकता है डायग्राम से आपको पता लगाना पड़े। तो बेटे जब ये डायग्राम बनी होगी ना ऐसे ट्रांसफार्मर की, तो आपको याद रखना है कि ऐसे ट्रांसफार्मर के केस में मतलब आपको डायग्राम देख के भी पहचानना आना चाहिए कि ये स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर के केस में हमेशा जो प्राइमरी वाइंडिंग्स होंगी बेटे वो कम होंगी, और सेकेंडरी के क्रॉस आपको नंबर ऑफ वाइंडिंग्स जो हैं वो क्या मिल रही होंगी, ज्यादा। तो ये जो सामने तस्वीर बना रखी है स्टेप अप की है। तो पहले ही कहानी सुन लें, सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा। अच्छा बच्चों, आपने एक टर्म पढ़ रखी है जिसका नाम है टर्न्स रेशो। आइए उसके बारे में सोचते हैं। बेटे टर्न्स रेशो यूजुअली एनएस ओवर एनपी को बोलते हैं हम लोग। एनएस ओवर एनपी का नाम क्या है, टर्न्स रेशो। जल्दी सोच के बताओ, ये जो टर्न्स रेशो है इसका आंसर ग्रेटर देन 1 आना चाहिए या लेस देन 1 स्टेप अप के केस में। तो बेटे सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, ऊपर बड़ा फैक्टर है, प्राइमरी के कम है। तो ऑब्वियसली जो टर्न्स रेशियो ऑफ द स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगी उसका आंसर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस में जाके आपको ये बात मजीद अच्छे तरीके से बतानी। अच्छा नंबर 3 में सुन ले बेटे, कि जब सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा रखोगे ना, तो एक तीसरी बात आपको याद रखनी है, जब आप एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वीपी वाला फॉर्मूला यूज करोगे और सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा रखोगे, तो तब बेटे आपको सेकेंडरी के क्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो भी प्राइमरी से क्या मिल रहा होगा, ज्यादा। तो स्टेप अप में सुन लो, सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से ज्यादा होता है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर करंट के बारे में पूछे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन करंट के बारे में हुए, बेटे ट्रांसफार्मर जो है वो पावर को मेंटेन रखता है। आपने पावर का एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, पी इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई। अब मुझे ये बताओ कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो क्या करेगा बेटे, वो वोल्टेज को तो बढ़ा देगा लेकिन पावर को तो कांस्टेंट रखना है। तो पावर को कांस्टेंट रखने के लिए करंट को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। लिहाजा याद रखिएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी के क्रॉस वोल्टेज तो प्राइमरी से ज्यादा मिलेगा, लेकिन जो सेकेंडरी का करंट होगा बेटे वो प्राइमरी से क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि मेरा बेटा जो वोल्टेज है वो बढ़ गया है, लिहाजा करंट को कम होना पड़ेगा ताकि पावर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। और अब एक नंबर 5 पे एक और चीज पूछी जाती है कि बताओ जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसमें फ्रीक्वेंसीज क्या हैं। तो बेटा याद रखिएगा, जो ट्रांसफार्मर है उसमें आउटपुट की फ्रीक्वेंसी हमेशा इनपुट के बराबर मिलेगी, ख्वाह वो रियल ट्रांसफार्मर हो ख्वाह वो आइडियल हो। याद रखिएगा ट्रांसफार्मर कभी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के केस में आपको फ्रीक्वेंसी इनपुट और आउटपुट की मेरी होगी सेम। और नंबर 5 में बच्चों हम लोग बात करते हैं अबाउट द क्या भला, पावर बात कर लेते हैं। तो बेटे अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो आपको स्टेप अप के केस में इनपुट और आउटपुट की पावर भी क्या मिल रही होगी, सेम। लेकिन ये सिर्फ तभी होगा जब ट्रांसफार्मर क्या होगा, आइडियल, अदरवाइज आउटपुट में पावर कम मिलेगी। तो ये मैंने स्टेप अप की कहानी बता दी और मैंने क्वेश्चन पे आना है, ये सारी बातें ध्यान में रखिएगा। अब बच्चों हम यहीं पे बात करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बच्चों जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसके बारे में भी कुछ चीजें याद रखिएगा। चले मैं यहाँ पे हेडिंग लगा लेता हूँ, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अच्छा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो होता है जिसमें सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से कम होंगे। पहली बात याद रखो, स्टेप डाउन में सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे वो प्राइमरी से कम होंगे। हो सकता है आपको डायग्राम से पहचानना पड़े, तो डायग्राम में बड़ी आसान कहानी है, ये हमारे पास कोर है और इसके ऊपर हम लोग वाइंडिंग्स जो है वो रैप कर लेते हैं। तो स्टेप डाउन में क्या होगा, सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, प्राइमरी के ज्यादा होंगे। ये लें, ये हमारे प्राइमरी की नंबर ऑफ वाइंडिंग है, ये ज्यादा मिलेंगी और सेकेंडरी में नंबर ऑफ वाइंडिंग कम मिल रही होंगी। अब बच्चों सोच के आंसर करना, मैंने वापस यहीं पे आना है।
बच्चों मुझे ये बताओ जल्दी से कि जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, उसमें जो टर्न्स रेशो है जिसको आप बोलते हो क्या भला, NS/NP, सोच के बोलना वो 1 से ग्रेटर होगी या 1 से लेस होगी। बेटा सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स कम है, ऊपर वाला फैक्टर छोटा है, प्राइमरी के ज्यादा, नीचे वाला बड़ा है, तो ये जो आंसर होगा वो लेस देन 1 होगा। तो याद रखो जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसकी टर्न्स रेशो हमेशा लेस देन 1 आएगी। ओके, सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से कम। बच्चों याद रखिएगा स्टेप डाउन की एक और पहचान भी है कि जो सेकेंडरी का वोल्टेज होगा वो भी प्राइमरी से क्या मिल रहा होगा, कम मिल रहा होगा। लेट्स टॉक अबाउट द करंट। बेटे मैंने बताया पावर को कांस्टेंट रहना है, स्टेप डाउन ने वोल्टेज को घटा दिया है सेकेंडरी के क्रॉस, तो जब वोल्टेज कम हो जाएगा तो जो सेकेंडरी के क्रॉस करंट मिल रहा होगा वो प्राइमरी से क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा स्टूडेंट्स। और अगली बात हम लोग ये कर रहे होंगे कि जो ट्रांसफार्मर है भले वो रियल हो भले वो आइडियल हो, वो कभी भी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता। तो स्टेप डाउन के केस में आपको आउटपुट की फ्रीक्वेंसी और इनपुट की फ्रीक्वेंसी क्या मिल रही होंगी, सेम मिल रही होंगी। और आखिरी बात, अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर हुआ, अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर हुआ बच्चों, तो आपको जो आउटपुट पावर होगी वो और इनपुट पावर भी क्या मिल रही होंगी, सेम मिल रही होंगी। ये आइडियल का केस है। और फ्रीक्वेंसीज बेशक आइडियल हो रियल हो, दोनों केसेस में फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होनी। अच्छा, ये आपके पास एक कंपैरेटिव एनालिसिस है स्टेप अप और स्टेप डाउन का, तो जब भी सवालात पूछे जाएं तो इन्हीं में से आंसर करना है। अच्छा, मैंने एक और चीज पे आपको गौर करने को बोला है कि टर्न्स रेशो का ध्यान रखिएगा, क्योंकि टर्न्स रेशो एक ऐसी चीज है जिसको लेके वो स्टूडेंट्स को हमेशा गुमराह कर रहा होता है और बच्चे परेशान हो रहे होते हैं। बच्चे हमेशा टर्न्स रेशो पढ़ते हैं और वो NS/NP वाला फॉर्मूला लगा के यूज करना शुरू कर देते हैं, और सम टाइम उनका आंसर गलत आ रहा होता है क्योंकि उसने बच्चों को टर्न्स रेशो में गुमराह किया होता है। तो बच्चों मैं दो चीजें आपको याद करने को बोलूंगा, स्टेप अप की याद कर लो, टर्न रेशो 1 से बड़ी होती है, और स्टेप डाउन की टर्न रेशो जो है वो 1 से छोटी होती है। आइए एक सवाल लेते हैं और देखते हैं आप उसको कितने अच्छे से जो है वो ऑप्ट कर पा रहे हो। चले मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखता हूं कि हमारे पास एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जल्दी से क्वेश्चन ले लेते हैं। इन अ इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर द टर्न्स रेशो इज, बेटे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि टर्न्स रेशो पे बड़ा ध्यान देना है आपको, मतलब ऐसे ही सॉल्व नहीं करना शुरू कर देना। द टर्न्स रेशो इज 1:3। इफ 30 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस प्राइमरी, अगर हम प्राइमरी के अक्रॉस 30 वोल्ट लगा दें तो देन सेकेंडरी वोल्टेज विल बी, देन VS विल बी। बताओ सेकेंडरी के क्रॉस कितना वोल्टेज मिलेगा। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चों ने जो चीज सीखी हुई है वो वही अप्लाई करेंगे। वो फौरी से क्या करेंगे, वो कहेंगे भाई NS/NP इज इक्वल टू क्या होगा, VS/VP। वो कहेंगे भाई टर्न्स रेशो में दे रखी है, जैसा कि उसने बोला कितना है, 1:3। मैंने इसीलिए बोला था गौर करना है, लेकिन चले हम स्टूडेंट्स की अप्रोच के साथ चलते हैं। उन्होंने क्या किया, टर्न्स रेशो की जगह 1:3 लिखा। सेकेंडरी का वोल्टेज पता लगाना था, प्राइमरी के क्रॉस हमने कितना लगाया, 30। बेटे 30 को इधर लाके मल्टीप्लाई करो, जो ही आप मल्टीप्लाई करोगे आपको सेकेंडरी के क्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो 30/3, यानी सेकेंडरी के क्रॉस यू विल बी गेटिंग द 10 वोल्ट। ओके, तो बच्चे वहां पे 10 वोल्ट का ऑप्शन होगा और वो जल्दी से 10 वोल्ट जो है वो चूज कर लेंगे, जो कि रॉन्ग आंसर होगा। अब वजह क्या बनी कि भाई क्वेश्चन रॉन्ग क्यों रहा। बच्चों मुझे ये बताओ ये ट्रांसफार्मर कौन सा है, स्टेटमेंट में बड़ा वादे तौर पे लिखा हुआ है कि ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप है। भाई स्टेप अप है तो वोल्टेज तो बढ़ाना चाहिए था। हमने इनपुट में कितना दिया, 30 वोल्ट, इसने आउटपुट में हमें कितना दिया, 10 वोल्ट। इसका मतलब है या तो ये स्टेप अप नहीं है या कुछ और पंगा है। तो बेटा ये स्टेप अप तो है, उसने बोला हुआ है कि स्टेप अप है। अब कुछ पंगा है, गड़बड़ क्या है बेटे, याद करो मैंने आपको ये बताया था कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो टर्न्स रेशो होती है उसका पहचान ये होती है कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसकी टर्न्स रेशो यानी NS/NP, इसका आंसर 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। अगर आप ये मान लो कि ये टर्न्स रेशो सही दी हुई है, मतलब आज उसने बताया जो टर्न्स रेशो है वो 1:3 है, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये NS/NP है 1/3, तो गलत है। क्यों भला, क्योंकि ये तो आंसर 1 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। जबकि हमने पढ़ा था कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसकी टर्न रेशो तो 1 से बड़ी होनी चाहिए।
इसका मतलब है बेटे उसने आपको NS ओवर NP बताया ही नहीं है। अगर ये NS ओवर NP होता तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होनी थी। वो आपको गुमराह कर रहा है। तो अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर की टर्न्स अगर वो बोले स्टेप अप है और आपका टर्न्स रेशो का आंसर 1 से छोटा आ रहा हो, तो आपने पहले इन्वर्ट करना है और फिर यूज करना है, क्योंकि स्टेप अप की टर्न्स रेशो 1 से छोटी नहीं हो सकती। लिहाजा आपने करना बताऊं क्या था? आपको बच्चों ये करना था कि आपने NS ओवर NP की वैल्यू 1:3 नहीं यूज करनी थी, बल्कि क्या यूज करनी थी? 3:1 यूज करनी थी। अब देखो आंसर 1 से बड़ा आ रहा है। अब बेटे जल्दी से फॉर्मूला यूज करें जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। जल्दी से हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। NS ओवर NP इज इक्वल टू VS ओवर VP। अब चीजों को सॉल्व करें। बताओ सेकेंडरी के NS ओवर NP की वैल्यू हम क्या यूज कर रहे हैं? 3:1। हमें सेकेंडरी का वोल्टेज ढूंढना है। प्राइमरी के क्रॉस वोल्टेज कितना है? 30 वोल्ट। इस 30 वोल्ट को इधर लाके मल्टीप्लाई करो, तो जो सेकेंडरी के क्रॉस आपको वोल्टेज मिल रहा है वो 90 वोल्ट। हाँ ये सही है, हमने 30 वोल्ट दिया था इनपुट में और आउटपुट में बढ़ के मिल रहा है कितना भला? 90 वोल्ट मिल रहा है। तो बच्चों टर्न्स रेशियो पे बड़ा ध्यान देना है। मैं यहाँ पे फाइनली आपको बता रहा हूँ, सुन लो। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और उसकी टर्न्स रेशो 1 से छोटी उसने बताई हुई है, तो पहले उसको इन्वर्ट करना है, क्योंकि स्टेप अप की टर्न्स रेशो 1 से बड़ी होनी। और अगर स्टेप डाउन है और टर्न्स रेशो उसने 1 से बड़ी बताई हुई है, तो पहले उसको इन्वर्ट करोगे, उसको 1 से कम करोगे और फिर यूज करोगे। फिर वो आपको टर्न्स रेशो में एक और तरह से गुमराह करेगा। ये भी क्वेश्चन सुनने। चलो मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि इन अ ट्रांसफार्मर, बच्चे यहाँ भी गलती करेंगे, मैं इसलिए कह रहा हूँ इस पे टर्न्स रेशो पे गौर कर लो, फिर हम स्टेप अप और स्टेप डाउन के सवालों की तरफ आते हैं। इन अ ट्रांसफार्मर, चलें क्वेश्चन एक और बना देते हैं कि हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है। इन अ ट्रांसफार्मर देयर आर, चलें कोई भी हम लोग वैल्यू ले सकते हैं कि इन अ ट्रांसफार्मर, चलें इस तरह से कर लेते हैं कि द टर्न्स रेशो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी, प्राइमरी टू सेकेंडरी इज कितनी है? लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ ये 3:4 है। इफ, चले मैं स्टेटमेंट ऐसे ही बना देता हूँ, इफ VP इज इक्वल टू 120 वोल्ट, तो बताओ देन VS विल बी, बताओ सेकेंडरी के क्रॉस कितना मिलेगा? बच्चे फिर से वही गलती करेंगे, वो NS ओवर NP इज इक्वल टू VS ओवर VP वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और आंसर उनका गलत आएगा। अच्छा भाई गलत क्यों आ रहा है? बेटे आपको गौर करना है स्टेटमेंट में क्या बता रखा है। बेटे स्टेटमेंट में उसने बताया द टर्न्स रेशो, अब वो क्या करेंगे? 3:4 यूज कर लेंगे। बेटे वो देखो तो सही बोल क्या रहा है, द टर्न्स रेशो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी। भाई वो आपको NS ओवर NP बता ही नहीं रहा, वो तो बोल रहा है कि मैं आपको प्राइमरी और सेकेंडरी की रेशो बता रहा हूँ। उसने आपको NP ओवर NS बताया है। स्टेटमेंट पे गौर तो करो, द टर्न्स रेशो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी। तो बेटे अगर आपने गलती से इसको NS ओवर NP की जगह पुट कर लिया, आपका आंसर गलत आएगा। तो NP ओवर NS कितना आया? 3:4। तो जल्दी बताओ हमें तो क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है NS ओवर NP। तो जल्दी बेटे बताओ NS ओवर NP कितना आएगा? 4:3 आ जाएगा। चलो अब फॉर्मूला यूज करो, कौन सा भला? NS ओवर NP इज इक्वल टू क्या होगा? VS ओवर VP। अब जस्ट यू नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। बताओ NS ओवर NP की वैल्यू कितनी है? 4:3 है। VS हमें ढूंढना है, प्राइमरी का वोल्टेज उसने बता दिया है 120 वोल्ट है। तो यहाँ से आप VS की वैल्यू पता लगाओगे तो ये आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 120। तो जैसे ही आप इसकी कटिंग करोगे तो आपके पास जो सेकेंडरी वोल्टेज आएगा दैट कम्स आउट टू बी 160 वोल्ट एंड दैट वुड बी द राइट आंसर। तो बच्चों कहानी ये है कि आपको टर्न्स रेशियो को बड़े ध्यान से देखना है और आपने होपफुली स्टेप अप और स्टेप डाउन की कहानी भी सीख ली है। आइए अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द आउटपुट करंट, बेटे सोचो जरा, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज को क्या कर देता है? कम कर देता है। बेटे वोल्टेज कम हो जाएगा तो पावर को कांस्टेंट रखने के लिए उसको करंट को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली वो जो करंट होगा उसको वो क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो आउटपुट करंट होगा वो क्या कर देगा? इंक्रीज। और करंट के अलावा कुछ भी पावर पूछे, नंबर ऑफ टर्न्स पूछे, फ्रीक्वेंसी पूछे, तो ये सारी कहानी आपके सामने है। अब अगेन बच्चों देखो, स्टेप अप और स्टेप डाउन के क्वेश्चन आए हुए हैं। ये 2011 का क्वेश्चन है।
इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द करंट अक्रॉस सेकेंडरी इज। अब बताओ ट्रांसफार्मर कौन सा स्टेप अप? जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज को क्या कर रहा होता है, इंक्रीज। तो हमने पावर को रखना होता है कांस्टेंट, तो P इज इक्वल क्या होगा, वी आई। अगर ये वोल्टेज बढ़ाएगा तो ऑब्वियसली ये करंट को क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा। तो वो यही तो पूछ रहा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में बताओ करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बच्चों वोल्टेज बढ़ जाएगा और सेकेंडरी के क्रॉस करंट जो होगा वो क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। लिहाजा हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा डिक्रीज। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें ट्रांसफार्मर की एक और इम्पॉर्टेंट कहानी में जाना है। और ये कहानी जब आप सुनोगे तो आप काफी जो स्टिफ कैलकुलेशन है उनसे बच रहे होगे। जैसे सवाल आ रहा है स्क्रीन पे कि एक ट्रांसफार्मर है, उसके प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स 100 हैं, मतलब यहाँ पे डाटा आप लोग देख सकते हो। जो सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स है वो 500 है। इनपुट के स्टैटिस्टिक्स गिवन है। उसने बोला द आरएमएस वैल्यू ऑफ द इनपुट एसीआर 220 वोल्ट एंड 5 एम्पेयर। ये जो 220 वोल्ट है ये प्राइमरी का वोल्टेज है, और बेटे ये प्राइमरी का ही करंट दिया हुआ है क्योंकि इनपुट के स्टैटिस्टिक्स गिवन है। अब सवाल ये है कि आउटपुट पावर बताओ। अब स्टूडेंट्स ने आके बताया कि सर ये क्वेश्चन आया हुआ था और हमने सॉल्व किया, हमारा बहुत ज्यादा टाइम लगा लेकिन सॉल्व हो गया। बेटे एमडी कैट में टाइम का ही तो इशू होता है, हमें टाइम सेव करना होता है। अब बेटे मैं आपको ना ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता दूं, वो भी ध्यान में रखो। आपको तीन फॉर्मूले तो प्राइमरी तौर पे माइंड पे बिठा लेने हैं। एक तो आपने यूज किया बारहा एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी। पहला फॉर्मूला आपको ये ध्यान में रखना है। ओके सेकेंडली आपको जो फॉर्मूला माइंड में रखना है वो आपने पढ़ रखा है, वी एस ओवर वीपी इज इक्वल टू आई पी ओवर आई एस। ये करंट और वोल्टेज को रिलेट करने वाला फॉर्मूला है। और आपको समझ आ रहा है ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब करंट और वोल्टेज ऊपर वाला, जब नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेज इन्वॉल्व। बेटा मुझे ये बताओ जहां पर वी एस ओवर वीपी आ रहा है क्या मैं वहां पे एन एस ओवर एनपी लिख सकता हूँ? तो जब आप वी एस ओवर वीपी की जगह पे एन एस ओवर एनपी लिखोगे तो एक नया फॉर्मूला आएगा, एन एस ओवर एनपी इज इक्वल टू आई पी ओवर आई एस। ये हमने एक अमेंडेड फॉर्मूला बना लिया जो नंबर ऑफ टर्न्स और करंट को रिलेट कर रहा है। जब भी करंट और नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कहानी चल रही हो तो आपने ये तीन फॉर्मूले जो आपको हेल्प आउट कर रहे होंगे। अब बच्चों ने भी ऐसा ही किया। बच्चों ने कहा कि सर हमें प्राइमरी के स्टैटिस्टिक्स गिवन है और आउटपुट पावर पूछी हुई है। तो वो कहते हैं सर हमने आउटपुट पावर पता लगानी है। तो आउटपुट पावर का उन्होंने फॉर्मूला यूज किया कि जो आउटपुट पावर होगी वो वी आई होगी। आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, सेकेंडरी से। तो उन्होंने वी के साथ एस और आई के साथ भी एस लिख लिया। अब प्रॉब्लम वॉज कि डाटा में कहीं भी सेकेंडरी का करंट या सेकेंडरी का वोल्टेज नहीं दिया हुआ। तो बच्चे किस चक्कर में लग गए, उन्होंने कहा पहले सेकेंडरी का करंट और वोल्टेज पता लगा लेते हैं। कैसे? पहले उन्होंने बेटे ये वाला फॉर्मूला यूज किया, एन एस ओवर एन पी इक्वल वी एस ओवर वी पी। बेटे सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स आप लोग देख सकते हो 500 है। उन्होंने सेकेंडरी की जगह 500 लिखा। प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स देखो 100 गिवन है, उन्होंने 100 लिख दिया। सेकेंडरी का वोल्टेज पता लगाना था, प्राइमरी का वोल्टेज देखो 220 वोल्ट दे रखा है। उन्होंने पहले यहां से किस चीज की वैल्यू पता लगा ली, वी एस की वैल्यू पता लगा ली। खुश हुए बच्चे, कहते वी एस तो आ गया। अब करंट भी नहीं दिया हुआ। अब करंट मालूम करने के लिए उन्होंने आखिरी वाला फॉर्मूला, दोनों यूज हो जाएंगे बेटे, ये येलो वाला भी और ये जो पर्पल कलर में लिखा हो ये भी यूज हो जाएगा। अब उन्होंने चले ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। उन्होंने कहा एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू आई पी ओवर आई एस। सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न थे 500, प्राइमरी के थे बेटे 100। प्राइमरी का करंट जो है वो हमें दे रखा था 5 एम्पेयर, डाटा में लिखा हुआ है। सेकेंडरी का करंट नहीं था, तो यहां से उन्होंने किसका करंट पता लगा लिया, सेकेंडरी का। जब सेकेंडरी करंट भी आ गया तो उन्होंने दोनों वैल्यूज पुट करके पावर पता लगा ली। तो बेटे मैंने उनको बताया कि भाई इतनी खपत में जाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आपने पावर का प्रॉपर यूज सीख लिया तो आप बड़ी स्टिफ कैलकुलेशन जो है उनसे बच रहे होगे। तो आइए बच्चों, अगर ट्रांसफार्मर नहीं बताया हुआ रियल है या आइडियल है तो हमेशा आपके ये फॉर्मूले तभी यूज होने जब ये आइडियल होगा। तो ज्यादातर जब नहीं मेंशन होगा तो आपने उसको आइडियल के तौर पे ही ट्रीट करना है। तो बेटे आइडियल ट्रांसफार्मर में हमें एक कहानी पता है, एंड दैट स्टोरी इज कि जो आउटपुट पावर होती है वो हमेशा बराबर होगी किसके, भला इनपुट के। जब आपको ये कैलकुलेशन लेंथी लग रही हो तो बच्चों आपने इनपुट और आउटपुट पावर को बराबर रखना है, कहानी बहुत आसान हो जाएगी। देखो वो किसकी पावर पूछ रहा है, आउटपुट की पूछ रहा है। बेटे उसको इनपुट के बराबर रख लो। क्या इनपुट पावर की जगह मैं वीपी आईपी लिख सकता हूँ? बेटे पावर होती है वी आई। अब इनपुट की ढूंढनी थी तो प्राइमरी के मैंने स्टैटिस्टिक्स लिख दिए।
देखो प्राइमरी का वोल्टेज तो गिवन है, हाउ मच दैट इज 220 वोल्ट। प्राइमरी का करंट भी गिवन है, वो कितना है 5 एम्पियर। जैसे ही मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया वो 1100 वॉट आ गया इनपुट की पावर। भाई इनपुट की पावर जितनी है आउटपुट की भी तो उतनी ही होगी ना। तो अगर आउटपुट का आंसर पूछा जाए तो हमारा आंसर होना चाहिए था क्या भला, 1100 वॉट, यानी इनपुट के बराबर ही। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको होपफुली ये कहानी समझ आई है। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बताया जा रहा होगा कि मुश्किल कैलकुलेशंस को आसान तरीके से कैसे करना है। तो कभी भी वो आउटपुट की पावर पूछे तो इनपुट का डाटा दिया वही आप आउटपुट में आंसर लिख दो, और इनपुट की पूछे अगर आउटपुट का दिया हुआ है। चलें एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि ये कहानी ज्यादा अच्छे से समझ आ रही है। मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखता हूँ, और कभी कभार आपके जो मैंने तीनों फॉर्मूले लिखे हैं ना बेटे, ये यूज ही नहीं हो रहे होंगे, फिर किसी ना किसी तरीके से सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में आपने क्या करना है आइए सीखते हैं। चलें मैं कहता हूँ लेट्स सपोज हमारे पास, लेट्स टेक अ स्टेटमेंट के 240 वोल्ट, चलें क्वेश्चन लिख लेते हैं। 240 वोल्ट AC is given to primary of transformer। आपने क्या किया, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल के ऊपर एक वोल्टेज लगा दिया, कितने का भला 240 वोल्ट का, ये प्राइमरी वोल्टेज है। इट इज डिजायर्ड टू ऑपरेट, हम चाह रहे हैं कि इसकी मदद से ऑपरेट करवाएं या चलाएं, ऑपरेट आ 12 वोल्ट एंड 60 वॉट बल्ब। ओके, मैं सवाल समझाता हूँ। तो अब फाइंड, अब सवाल ये है कि भाई पता लगाओ प्राइमरी का करंट कितना होगा। सवाल को ध्यान से सुन लीजिएगा, बुक का एक ऐसा न्यूमेरिकल भी है, चलें वो भी आपका साथ में अटेम्प्ट हो जाएगा। और सम टाइम जब बुक के न्यूमेरिकल आ रहे होते हैं। अच्छा पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ लें। लेट्स सपोज हमारे पास कोई ट्रांसफार्मर है, उसने नहीं बताया कि ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। लेट्स सपोज बेटे हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, so दिस इज द कोर ऑफ दैट ट्रांसफार्मर। ओके, ये है ट्रांसफार्मर, ये स्टूडेंट्स इसकी प्राइमरी वाइंडिंग्स हैं, और उसने बता दिया है कि आपने प्राइमरी के क्रॉस एक वोल्टेज लगा दिया। प्राइमरी के क्रॉस जो वोल्टेज लगा हुआ है VP वो कितना है 240 वोल्ट का है। और आपने सेकेंडरी के अक्रॉस क्या किया है, एक बल्ब लगा लिया है। ये सेकेंडरी वायर्स हैं, और सेकेंडरी के क्रॉस आपने एक बल्ब लगा लिया है। उस बल्ब के स्टैटिस्टिक्स गिवन है बेटे, जो भी चीज हमें ऑन करना है, ठीक है, फ्रिज है, बल्ब है, वो यूजुअली सेकेंडरी में ही लग रहा होगा। तो ये बल्ब है, इस बल्ब के स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं कि ये 12 वोल्ट का है, यानी सेकेंडरी में हमें 12 वोल्ट चाहिए। और ये बल्ब है कितने का 60 वॉट का, यानी आउटपुट पावर हमें बताई हुई है हाउ मच दैट इज 60 वॉट। और आज का सवाल ये है कि व्हाट विल बी द प्राइमरी करंट, हाँ ये बताओ कि भाई प्राइमरी में करंट कितना होगा। अब बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने फॉर्मूले यूज किए, लाइक वो बेसिक फॉर्मूले के साथ गए कि सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, NS ओवर NP इज इक्वल टू VS ओवर VP। अब देखो ये फॉर्मूला तो यूज ही नहीं हो रहा, क्यों नहीं यूज हो रहा, बिकॉज वी आर नॉट गिवन विद द नंबर ऑफ टर्न्स। भाई नंबर ऑफ टर्न्स ही नहीं है, सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी का है, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, तो ये यूज नहीं होगा। फिर स्टूडेंट्स ने एक फॉर्मूला यूज किया, दैट वाज NS ओवर NP इज इक्वल टू IP ओवर IS। भाई ये वाला फॉर्मूला भी यूज नहीं हो रहा, क्यों भला, सर इसमें मसाइल ही मसाइल है, नंबर ऑफ टर्न्स तो दिए नहीं हुए, और ऊपर से सेकेंडरी का करंट भी नहीं बताया हुआ। तो ना नंबर ऑफ टर्न्स है ना सेकेंडरी का करंट है, तो प्राइमरी का कहाँ से ढूंढे। फिर उन्होंने कहा अच्छा एक फॉर्मूले में उन्हें थोड़ी उम्मीद मिली कि भाई हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा भला, VS ओवर VP इज इक्वल टू IP ओवर क्या भला IS। उन्होंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम था, हमें बेटे प्राइमरी का करंट ढूंढना था, ठीक है, ये हमें प्राइमरी का करंट तो पता लगाना है। ओके, ओके सेकेंडरी का वोल्टेज भी दे रखा है प्राइमरी का, लेकिन मजे की बात है सेकेंडरी का करंट भी तो नहीं दिया हुआ। तो अब एक सोल्यूशन था कि हम आउटपुट पावर को यूज करके सेकेंडरी का करंट निकाल सकते थे, वो लेंथी प्रोसेस है। बेटे इस सारे चक्कर की बजाय मैंने बोला इतने झंझट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिंपली करना क्या था, आपको आउटपुट पावर और इनपुट को बराबर रख लेना था। आइए हम एक काम करते हैं, हम आउटपुट पावर और इनपुट को बराबर रखते हैं, पावर इनपुट और पावर आउटपुट को बराबर रख लेते हैं। बताओ क्या इनपुट पावर की जगह मैं VP IP लिख सकता हूँ, बेटे पावर VI होती है, तो प्राइमरी के लिए मैंने इनपुट प्राइमरी पे ले रहे हैं मैंने P, और आउटपुट पावर तो हमें दे रखी है,
उसने बताया हुआ है कि ये जो बल्ब है बेटे ये 60 वॉट का है, 60 वॉट का ये बल्ब है। तो आउटपुट पावर वी आर गिवन विद द 60 वॉट। लो बेटे प्राइमरी का वोल्टेज भी बता रखा था, हाउ मच दैट वाज 240। तो एक काम करो, प्राइमरी वोल्टेज की जगह पे लिखो 240। प्राइमरी का करंट हमने क्या करना है, पता लगाना है। और ये इनपुट पावर है, इसको आउटपुट के बराबर रखा, आउटपुट पावर कितनी थी 60 वॉट। अब देखो यहाँ से यू कैन इजीली फाइंड द प्राइमरी करंट। तो बेटे प्राइमरी करंट जो आएगा वो 60 ओवर कितना हो जाएगा 240, एक जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, तो ये बना 1/4। जो 1/4 होगा वो 0.25 एम्पेयर। तो अगर तो 0.25 एम्पेयर का ऑप्शन है तो दैट्स गुड, और समटाइम ऑप्शन नहीं होगा तो यू कैन कन्वर्ट इनटू सेंटी और मिली एम्पेयर। तो अगर मैं 3 डेसिमल उधर चला जाऊं, तो बेटे 3 डेसिमल उधर जाएंगे तो ये बनेगा 250। जब आप 3 डेसिमल राइट पे जाओगे तो 10 की पावर -3 एम्पेयर, और यू कैन राइट इट 250 मिली एम्पेयर। देखो बच्चों, आपने देखा कि सम टाइम हमारे एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वीपी वाले फॉर्मूले जो है वो काम नहीं आ रहे थे, तो फिर हमने आउटपुट और इनपुट पावर को बराबर रखा और हमें बाआसानी हमारा जो है वो आंसर मिल गया। तो पावर का प्रॉपर यूज भी सीख लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो बेटे इस तरह के तमाम पास पेपर जो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। और कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट जो है वो जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं। ये तो हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे, बट यहाँ पे आज क्वेश्चन है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के बारे में। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में पूछ रहा है कि भाई आइडियल में तो इनपुट और आउटपुट पावर्स बराबर होती हैं, भाई प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में सर बताओ कि आउटपुट और इनपुट बराबर हैं या इनपुट ज्यादा है या आउटपुट ज्यादा है। बड़ा सिंपल, अगर हम एक्चुअल ट्रांसफार्मर के बारे में बात करें, लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल ट्रांसफार्मर या रियल ट्रांसफार्मर। एक्चुअल जो ट्रांसफार्मर होता है बेटे, उसके बारे में याद रखिएगा कि वहां पे आप इनपुट में तो पावर दे रहे होगे, लेकिन आउटपुट में उतनी पावर मिलेगी नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ पावर लॉसेज हो रहे होंगे जिनके बारे में बात करूंगा। पहली बात सुनो, जो एक्चुअल ट्रांसफार्मर होता है उसमें बेटे आपको हमेशा जो आउटपुट पावर है वो कम मिलेगी, किससे भला, इनपुट से, क्योंकि कुछ ना कुछ पावर लॉसेज हो रहे होंगे। या दूसरे लफ्जों में आप एक और चीज भी बोल सकते हो कि जो इनपुट होगी वो आप ज्यादा दे रहे होगे और आउटपुट में उसकी निस्बत कम मिल रही होगी। दोनों बातें एक ही हैं, आउटपुट इनपुट से कम या इनपुट आउटपुट से बड़ी, बात एक ही है। अच्छा, अब सवाल ये है, कभी कभार बेटे वो एफिशिएंसी कैलकुलेट करने को बोलते हैं कि भाई ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे लगते हाथ ही मैं आपको परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी बता देता हूँ। तो ये होती है आउटपुट पावर ओवर क्या होगा, इनपुट पावर, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 100। यहाँ से यू कैन इजी कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। और मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा, ये कुछ बुक्स में एज इट इज लिखा हुआ है और कुछ पेपर्स में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ट्रांसफार्मर जो है वो काफी एफिशिएंट डिवाइस है। और एक ये जनरल फैक्ट है कि ट्रांसफार्मर की जो परसेंटेज एफिशिएंसी होती है वो तकरीबन 90% होती है, काफी अच्छी। और उसकी बेसिक वजह बताऊं क्या है, कि ट्रांसफार्मर में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा होने का ये भी क्वेश्चन पूछा था कि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी ज्यादा क्यों होती है, बिकॉज इट हैज नो मूविंग पार्ट। यानी इसमें कोई मैकेनिकली एनर्जी लॉस नहीं हो रही होती, बस फ्लक्स के चेंजिंग में से हीट वगैरह प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से, लेकिन मैकेनिकल वर्क में कोई एनर्जी नहीं जा रही। तो पहली बात याद कर लो, एक्चुअल की जो आउटपुट पावर होगी वो इनपुट से कम होगी, एफिशिएंसी निकालने का तरीका। और जनरली एफिशिएंसी 90% के करीब मिलेगी, 90% के करीब इस वजह से क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट नहीं होता। अब एक अगला सवाल ये है कि सर एफिशिएंसी कम क्यों होती है, वजह बताएं। बेटे ट्रांसफार्मर में दो तरह के लॉसेस होते हैं, एक कहते हैं कोर लॉसेस और एक कहते हैं कॉपर लॉसेस। हमारी बुक में ज्यादा कोर लॉसेस का ही बताया हुआ है। तो सबसे पहले मैं भी यहाँ पे चाहूंगा कि आपको कोर लॉसेस बताए जाएं कि कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर के अंदर कौन कौन सी वजूहात की बिना पे एनर्जी लॉस हो रही है। बेटे ट्रांसफार्मर की कोर में दो तरह के लॉसेस हो रहे हैं, मैं कॉपर लॉसेस में भी आता हूँ। कॉपर कौन से होंगे, पहले कोर लॉसेस। बेटे ट्रांसफार्मर में दो तरह के पावर लॉस हैं। नंबर एक में जो हमारे पास लॉस है जिसे हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। आइए हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, जो हिस्टैरिसीस लॉस है ये बेसिकली कोर को मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करने में जो एनर्जी वेस्ट हो रही है, समझ लेते हैं इस बात को। लेट्स सपोज, चलें, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है बेटे,
ये ट्रांसफार्मर की कोर है और यहाँ पे हमारे पास वाइंडिंग्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं। लेट्स सपोज ये प्राइमरी वाइंडिंग्स हैं, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। अब आपको पता है ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी आपस में मैग्नेटिकली लिंक्ड होती हैं, यानी पहले कोर खुद मैग्नेटाइज होगी तो वो फ्लक्स आगे ट्रांसफर कर रही होगी बेटे। पहले कोर खुद मैग्नेटाइज होगी तो सेकेंडरी में फ्लक्स जाएगा। तो कोर को मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज होने में कुछ ना कुछ एनर्जी तो चाहिए बेटे। उस एनर्जी वो एनर्जी हमारी जाया जा रही है, उसे हम हिस्टैरिसीस लॉस। जैसे हमने पानी की एक नई टैप लगाई है और पहले पानी पाइप में भरेगा तो फिर वो टैप में आएगा, तो बेटे वो जो पाइप में पानी भरने में जा रहा है वो जाया जा रहा है हमारा। तो इसका मतलब ये होगा, हिस्टैरिसीस लॉस क्या है इसकी डेफिनेशन सुन लें। दिस इज एक्चुअली, यू कैन से दिस इज एक्चुअली द एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्या भला, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कोर। आप कोर को मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करने में जितनी एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही है बेटे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। ओके, और ये कोर के अंदर हो रहा है, इस वजह से हमें कोर लॉस भी बोलते हैं। अब सवाल ये है कि भाई ठीक है, क्या इसको खत्म किया जा सकता है बेटे? इसको खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, इसको कम किया जा सकता है। कम करने के लिए ऐसा मटेरियल यूज करो जो कम एनर्जी ले रहा हो मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज होने में। तो बेटे इसकी रेमेडी सुन लें कि आप इसको कैसे कम कर सकते हो। तो बेटे इसकी रेमेडी में दो चीजें सुन लो। यू विल बी यूजिंग द सॉफ्ट आयरन कोर, यानी जो कोर है वो आयरन की यूज कर लो। और आयरन जो है उसके बारे में आपने पढ़ रखा है फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स के यूनिट्स में कि ये एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। ये बहुत थोड़ी एनर्जी के साथ मैग्नेटाइज हो जाता है और बहुत थोड़ी एनर्जी के साथ ये डीमैग्नेटाइज हो जाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के काम आता है, या एक और काम भी है, और इसको सुन लीजिएगा क्योंकि पास पेपर में सवाल आया हुआ है। तो बेटे आप क्या कर सकते हो, एक और काम भी कह सकते हो कि आप ऐसा मटेरियल यूज करो, यूज अ मटेरियल हुज हिस्टैरिसीस लूप एरिया इज स्मॉल। आप ऐसा मटेरियल यूज करो जिसका हिस्टैरिसीस लूप एरिया क्या हो, स्मॉल हो। बेटे याद रखो, अगर हम लोग दो चीजों के बीच में ग्राफ बनाएंगे, किस किस चीज के बीच में, मैग्नेटिक इंडक्शन और करंट के बीच में, तो वो जो ग्राफ बनेगा उसे हिस्टैरिसीस लूप बोलते हैं। जितना उस लूप का एरिया बड़ा आ रहा होगा उतनी एनर्जी चाहिए होगी मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करने में। तो हम तो चाह रहे हैं आज कम एनर्जी जाए मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करने में। तो ऐसा मटेरियल यूज करो जिसका लूप एरिया क्या हो, स्मॉल हो, यानी वो मैग्नेटाइज होने में और डीमैग्नेटाइज होने में एनर्जी का ले रहा हो बेटे, कम ले रहा हो। अब एक दूसरी तरह का लॉस है जिसे हम लोग बोलते हैं बेटे एडी करंट्स। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। ये एडी करंट्स जो हैं ये भी जो है वो कोर के अंदर ही हो रहे होते हैं। ये भी कोर लॉसेस में ही आएगा। और ये क्यों होते हैं, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। बेटे आपको पता है, मैंने अभी बताया कि फ्लक्स चेंज होगा, प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जा रहा होगा। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले मैं आपको एक चीज समझा लूं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास बेटे कोर है। आपको पता है कोर में फ्लक्स चेंज होना है। तो बेटे कोर में फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस कोर के अंदर जो है वो सर्कुलर करंट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। इन करंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एडी करंट्स बोल रहे होते हैं। ओके, तो पहले तो डेफिनेशन लिख लें। एडी करंट्स जो है वो किस वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू, किस वजह से बच्चों, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर। क्योंकि कोर में फ्लक्स चेंज होगा, लिहाजा फ्लक्स चेंज होने से कोर में भी एक करंट इंड्यूस हो रहा होगा। उस करंट का नाम हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटे, एडी करंट्स। अच्छा, एडी करंट्स जो हैं आपको पता है, आपने लेंजेस लॉ पढ़ रखा है कि जो करंट प्रोड्यूस होता है वो अपने कॉज को अपोज कर रहा होता है। तो अगर फ्लक्स बढ़ रहा होगा ये उसको कम करने की कोशिश कर रहा होगा, तो उससे हीट प्रोड्यूस हो रही है और लॉस तो हो रहा है। तो बेटे इसको, इसमें डिटेल्ड वीडियो में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बताऊंगा कि किस तरह से काम हो रहा होता है। लेकिन फिलहाल ये सुन लें कि भाई इसको कम करने का एक ही तरीका है कि आप लोग जो कोर है उसको एक की बजाय मुख्तलिफ शीट्स में बनाओ और उनके बीच में कोई लेमिनेटेड कोर रख लो। लेमिनेटेड जो है वो शीट्स रख लो। लेमिनेटेड शीट्स रखने से ये होगा कि ये जो एडी करंट्स हैं ये आपस में सुपरिम्पोज नहीं हो पाएंगे। यानी करंट प्रोड्यूस तो हो रहा होगा लेकिन वो सुपरिम्पोज नहीं हो पा रहा होगा। लिहाजा क्या होगा, ये एडी करंट्स जो हैं वो सुपरिम्पोज होके हीट लॉस ज्यादा नहीं प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो इसकी रेमेडी सुन ले बच्चों
कि इसको आप एडी करंट्स को किस तरह से कम कर सकते हो, तो यूज प्रॉपर लैमिनेटेड शीट्स। आप क्या करो कि जो कोर है उसको मुख्तलिफ जो है वो पोर्शन में डिवाइड कर लो और उनके बीच में लैमिनेटेड शीट्स रख लो। तो ये दोनों कोर लॉसेज हैं। एंड देयर आर सम अदर टाइप ऑफ लॉसेज दैट आर इन ट्रांसफार्मर, जिन्हें हम कॉपर लॉसेज बोलते हैं। बेटे उनका ज्यादा जिक्र नहीं है हमारी बुक में, लेकिन मैं सिंपली बता देता हूँ कि हमारी जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं उनकी अपनी रेजिस्टेंस की वजह से भी कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो रही होती है, जिसे कॉपर लॉसेज बोलते हैं। तो कॉपर लॉसेज आर प्रोड्यूस ड्यू टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स रेजिस्टेंस। ओके, होपफुली आपको रियल ट्रांसफार्मर की कहानी समझ आ चुकी है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है कि पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय। पावर लॉसेस को कैसे कम किया जा सकता है? बाय इंक्रीजिंग द टर्न्स रेशो? नहीं, टर्न्स रेशो से कोई चक्कर नहीं है। बाय डिक्रीजिंग द टर्न्स रेशो? बिल्कुल नहीं। बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एडी करंट्स? हाँ, अगर हम एडी करंट्स के फ्लो को कम कर लें। हमने दो ही तरह के कोर लॉसेस पढ़े हैं बेटे, जो कि कौन कौन से हैं? जो कि हैं हमारे पास हिस्टैरिसीस लॉस है और एडी करंट। तो एडी करंट्स को अगर हम कम कर लें, अच्छा डेल्टा को भी बड़े ध्यान से देखिएगा। यूजिंग अ मटेरियल ऑफ द कोर हुज हिस्टैरिसीस एरिया इज लार्ज। आहा, हिस्टैरिसीस एरिया इज लार्ज। बेटे मुझे ये बताओ, अगर हिस्टैरिसीस लूप एरिया लार्ज होगा, मैंने आपको बताया था कि हिस्टैरिसीस लूप का जो एरिया होता है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है बेटे? जो हिस्टैरिसीस लूप का एरिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज। ऐसा ही है ना? ओके, यानी ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है किसको भला? हिस्टैरिसीस लॉस को। बेटे अगर एरिया लार्ज होगा तो हिस्टैरिसीस लॉस ज्यादा होगा। भाई हमें लॉस बढ़ाना नहीं है, हमें तो लॉस कम करना है। हाँ, ये डेल्टा ऑप्शन सही हो सकता था अगर वो बोलता है हिस्टैरिसीस लूप एरिया क्या रखो? स्मॉल रखो। तो फिर हमारा ये ऑप्शन सही हो सकता था। तो होपफुली आपको लॉसेस की कहानी भी समझ आ गई है। बेटे अब एक आखिरी क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म, बल्कि नहीं ये, हाँ ये ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड है। ठीक है, पीएमसी 2020 क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा है। बेटे ये क्वेश्चन जो है ये ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशन बेस्ड है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ट्रांसफार्मर यूज हो रहे होंगे। तो बेटे मैं सवाल पे जाने से पहले आपको एक दफा जल्दी से क्विक ओवरव्यू दे दूं कहाँ कहाँ पे कौन कौन से ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। बेटे याद रखिएगा, जितने भी हमारे पास पावर हाउसेज हैं, चलें ये मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये एक कोल पावर प्लांट है। ठीक है, ये हमारे पास ये कोल पावर प्लांट है और यहाँ से ये चिमनीज में से स्मोक निकल रहा है, यानी यहाँ पे कोल जो है वो बर्न हो रहा है। और उस कोल के बर्न होने की वजह से हम एक पावर हाउस है, उस पावर हाउस के अंदर जो टरबाइन लगी हुई है उनको हम लोग ये इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं जो आगे जनरेटर को रन कर रही है। चलें मैं कहता हूँ जो कोल से वट एवर दैट स्टीम या जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये एनर्जी मिल रही है बच्चों किसको भला? ये टरबाइन को मिल रही है। और टरबाइन जो है वो आगे रन कर रही है किसको भला? जनरेटर्स को रन कर रही है, जिससे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ये जो मैं सामने आपके सामने मैंने मॉडल बनाया, ये बेटे हमारे पास क्या है? ये पावर हाउस है, यानी जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। ओके, अब आपको पता है जनरली जो पावर हाउसेज होते हैं वो पॉपुलेटेड एरिया से दूर बनाए जाते हैं ताकि जो एनवायरमेंटल हैजर्ड्स हैं उनसे बचा जा सके। तो अब पॉपुलेटेड एरियाज कहीं दूर दराज हैं, हमें वहां तक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करनी है। उस ट्रांसमिशन के दौरान कहाँ पे स्टेप अप यूज होंगे, कहाँ पे स्टेप डाउन यूज होंगे, हमें वो कहानी सीखना है। बच्चों एक बात याद रखिएगा कि पावर हाउसेस के फौरी बाद में हमें एक ट्रांसफार्मर यूज करना है, और वो ट्रांसफार्मर कौन सा है? वो है स्टेप अप। यहाँ पे बना लेते हैं बच्चों, स्टेप अप क्यों यूज कर रहे हैं मैं बताता हूँ। ओके, ये बच्चा पार्टी हमारे पास ट्रांसफार्मर है। मैं पावर हाउसेस में बता रहा हूँ कौन से ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसमिशन लाइन में जाने से पहले हमें एक ट्रांसफार्मर जो है वो यूज हो रहा होगा। और इंटरेस्टिंगली आपको नंबर ऑफ टर्न्स देख के अंदाजा लगाना है कि ये कौन सा है। आपको नजर आ रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग ज्यादा है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग ज्यादा होने की वजह से ये जो ट्रांसफार्मर है बच्चों, वो कौन सा ट्रांसफार्मर है? ये स्टेप अप है। मैं यहाँ पे बता दूं कि पावर हाउसेस के फौरी बाद में जो आप ट्रांसफार्मर यूज करोगे वो कौन सा होगा? स्टेप अप। वो पूछे पावर हाउसेस में कौन सा यूज हो रहा है? स्टेप अप। अब बच्चे कहते हैं स्टेप अप क्यों यूज हो रहा है? बेटे उसकी वजह सुने, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पोल्स में जाना है इसको, मतलब ये हमारे पास मैं कहता हूँ पोल्स है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन होना है। ओके, अब आपको पता है जब भी हम पोल्स की बात करेंगे तो पोल्स में जाते हुए रास्ते में
बच्चों क्या हो रहा होगा, हीट लॉस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़ाया हो रही है। चलें, ये मैं बना रहा हूँ कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, ये इन पोल्स में जा रही है बेटे। इन पोल्स में जाते हुए बेटे एक लॉस होना है, वो आपको पता है कौन सा लॉस है, वो हीट लॉस है। चलें, हीट लॉस कैसे होना है, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। अब हम चाहते हैं कि घरों तक पहुंचने से पहले ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वहां पे हीट लॉस कम से कम हो रहा हो। तो बेटे अब तीन तरीके हैं हीट लॉस को कम करने के लिए, या तो टाइम कम कर दो बेटे, यानी कम टाइम के लिए लोगों को बत्ती दो और अदरवाइज नहीं, तो बेटे ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं। दूसरा तरीका क्या है, रेजिस्टेंस को कम कर लो। अब आपको पता है रेजिस्टेंस का एरिया के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स। यानी यू विल हैव टू यूज द थिक कॉपर वायर्स, अगर एरिया बढ़ा लेंगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम होने का मतलब है हीट लॉस कम हो जाएगा। अब बच्चों हीट लॉस जो है वो क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस को कम करना फिजिबल नहीं है, क्योंकि वी विल हैव टू यूज द थिक कॉपर वायर जिनका एरिया बहुत ज्यादा होगा, उनके सस्पेंशन के मसाइल होंगे और बड़ी चीजें हो रही होंगी। तो इफेक्टिवली जो एक काम कर सकते हैं, और वैसे भी देखो बेटे करंट का क्या इन्वॉल्व है, स्क्वायर इन्वॉल्व है। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि अगर हम करंट को कम कर लें तो हीट लॉस बहुत ही कम हो जाएगा। तो एक इफेक्टिव तरीका जिससे रास्ते में जाते हुए हीट लॉस को कम किया जा सकता है वो है करंट का कम कर लेना। अब सोच के बताओ, करंट को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल बी यूजिंग द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये क्या करेगा मेरा बेटा, ये वोल्टेज को बहुत बढ़ा देगा। और जब आपने पढ़ा था जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा होता है, लेकिन वो करंट को क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। तो जब करंट डिक्रीज होगा तो रास्ते में जाने वाला हीट लॉस जो है बेटे वो क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। एक सवाल ये भी आता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन हो रही होती है वो कैसे हो रही होती है। तो याद रखिएगा जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज एंड लो करंट के ऊपर जो है वो ट्रांसमिशन हो रही होती है करंट को। और इंटरेस्टिंगली बताऊं कि मुख्तलिफ कंट्रीज में ये मुख्तलिफ वोल्टेज होता है। पाकिस्तान में ये वोल्टेज जो है वो ऑलमोस्ट 5 लाख वोल्ट्स तक होता है। इन वायर्स के अंदर जो मेन ट्रांसमिशन लाइन है वहां पे वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ा के कितना हो जाता है, 5 लाख वोल्ट। लेकिन बच्चों अगर ये 5 लाख वोल्ट हमारे घरों तक पहुंच गया तो हमारे घरों के अप्लायंसेज जो है वो 5 लाख वोल्ट के मुतहम्मिल नहीं है। तो ऑब्वियसली हमें इसको स्टेप डाउन करना है। एकदम भी हम लोग 5 लाख वोल्ट को 200 या 400 वोल्ट में नहीं कन्वर्ट कर सकते, हमें इसको ग्रेजुअली स्टेप डाउन करना है। फिर आपको पता होगा बच्चों कि कुछ जगहों में अगर हम लोग बात करें तो वहां पे लगे हुए हैं, हैव यू एवर हर्ड अबाउट द ग्रिड स्टेशन। हाँ जी, ग्रिड स्टेशन आपको तकरीबन छोटे बड़े शहरों में तमाम जगहों पे ग्रिड स्टेशन मिल रहे होंगे। तो बेटे जो ग्रिड स्टेशन होते हैं याद रखिएगा वहां पे स्टेप डाउन लगे होते हैं, क्योंकि अब वोल्टेज को कम करना है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ पे भला, ग्रिड स्टेशन में। और मुख्तलिफ जो ग्रिड स्टेशन हैं बेटे उनके बाहर लिखा होता है 132 kV। बेटे 132 kV का मतलब है कि वो उसको स्टेप डाउन कर रहे होते हैं 1,32,000 वोल्ट तक। फिर इसका मतलब है, और आपसे पूछा जाए ग्रिड स्टेशन में कौन से ट्रांसफार्मर लगे होंगे, तो यू विल बी यूजिंग द स्टेप डाउन। सिर्फ एक जगह है पावर हाउसेस, वहां पे स्टेप अप लगेंगे उसके बाद स्टेप डाउन ही लग रहे होंगे। ग्रिड स्टेशन में स्टेप डाउन होते हैं वो 5 लाख वोल्ट को 1,32,000 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। मजीद बेटे आप क्या कर रहे होगे, अगेन यू विल बी यूजिंग द स्टेप डाउन, फिर उसके बाद भी आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करोगे। और वो जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो क्या कर रहे होंगे, वो 1,32,000 वोल्ट को 11,000 वोल्ट, आपने 11 kV का वर्ड सुना होगा कि वो 11,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे होंगे। लेकिन हमारे घरों के अप्लायंसेस 11,000 वोल्ट पे भी नहीं बेटे, अगर सिंगल फेज है तो वो 220 वोल्ट पे या 200 वोल्ट पे, और थ्री फेज है तो 400 वोल्ट पे जा रहे होंगे। फिर हम लोग मूव करते हैं जल्दी से, हमारे जो टाउन्स वगैरह हैं, हमारे आपको पता है गली मोहल्लों में भी ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। बेटे जो टाउन्स हैं याद रखिएगा वहां भी जो ट्रांसफार्मर यूज हो रहे हैं वो कौन से हैं, दे आर एक्चुअली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैं। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अगेन वोल्टेज को कम कर रहे होंगे, अगर सिंगल फेज है तो 220 वोल्ट में, और अगर थ्री फेज है तो 400 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे होंगे। और फाइनली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे घरों तक पहुंच रही होगी, और हमारे घरों तक ये सेफ वैल्यू तक जो है वो स्टेप डाउन हो चुकी होती है। इसकी वैल्यू जो है वो कम होते होते बच्चों याद रखिएगा सिंगल फेज अगर आपने कनेक्शन लिया हुआ है तो ये 200 वोल्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। और अगर आपने थ्री फेज कनेक्शन लिया हुआ है तो ये 400 वोल्ट, यानी थ्री फेज मोटर जैसे ट्यूबवेल्स वगैरह हैं वहां पे ये 400 वोल्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो हमारे घरों में जो
इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टेप डाउन होते होते बेटे कहाँ तक कन्वर्ट हो चुकी है, 220 वोल्ट या 400 तक। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारी बुक में लिखा हुआ है कि जैसे डोर बेल है, जो डोर बेल है 220 वोल्ट आ गया चले। अब डोर बेल जो है वो और रेडियो ट्रांजिस्टर, ये दो बातें हमारे मेंशन हैं। बेटा ये इवन 220 वोल्ट पे नहीं, इनको तो 9 वोल्ट चाहिए। तो फिर इनके अंदर बेटे याद रखिएगा अगेन कौन से ट्रांसफार्मर लगे होंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होंगे। तो याद कर लो बच्चा पार्टी कि यूजुअली जो ग्रिड स्टेशन होते हैं, सॉरी जो पावर हाउसेज होते हैं, वहां पे कौन से यूज हो रहे होते हैं, स्टेप अप। उसके बाद आपको ग्रेजुअली ग्रिड स्टेशन में, टाउन गली मोहल्लों में और इवन घर के अंदर मुख्तलिफ अप्लायंसेज में यूजुअली हमें कौन से ट्रांसफार्मर मिल रहे होते हैं, वी विल बी यूजिंग द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो होपफुली आपको ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशन समझ आ रही होंगी। तो आज का सवाल ये है कि ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर लॉस है उसको मिनिमाइज कैसे किया जाता है। तो बेटे पावर लॉस को मिनिमाइज किया जाता है इंक्रीजिंग करंट, नहीं करंट बढ़ाने से तो बेटे एनर्जी लॉस बढ़ जाएगा। देखो इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, भाई इससे भी बढ़ जाएगा। डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस, इंक्रीजिंग वोल्टेज, दोनों ऑप्शन सही है। लेकिन समटाइम हमें ऐसी कहानी आएगी कि दो ऑप्शन सही होंगे, देन वी विल हैव टू गो विद द मोस्ट सुटेबल वन। तो बेटा याद रखिएगा रेजिस्टेंस कम करके भी किया जा सकता है और वोल्टेज को बढ़ा के भी। तो एक्चुअली हम लोग रेजिस्टेंस को प्रैक्टिकली कम नहीं कर रहे होते, हम तो बेटे किसको चेंज कर रहे होते हैं बताओ जरा, हम तो वोल्टेज को बढ़ा रहे होते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा आ जाएगा क्या भला, इंक्रीजिंग वोल्टेज। Okay, bete. Last question from the topic of the transformer. Transformer is a device which step up or step down the input. भाई किसको, अच्छा अब यहाँ भी दो ऑप्शन सही है, करंट भी और वोल्टेज भी। लेकिन आपने अक्सर ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन पढ़ी है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, स्टेप अप करता है और स्टेप डाउन करता है। यानी डिपेंड करेगा ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, स्टेप अप या स्टेप डाउन द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। अक्सर वर्ड वोल्टेज या ईएमएफ का ही आता है। तो चूंकि बेसिकली पहले वोल्टेज का वेरिएशन आएगा और फिर करंट वेरी कर रहा होगा, तो लिहाजा ज्यादा बेहतर ऑप्शन जो है वो हमारा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का है। स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये बात समझ आ चुकी है। लेट्स मूव टू द टॉपिक ऑफ एसी जनरेटर। जो एसी जनरेटर है उसके बारे में याद रखिएगा, यहाँ भी बड़े टेक्निकल क्वेश्चन बने हुए हैं, लेकिन आप इस पार्ट में सीख रहे होगे कि एसी जनरेटर के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करोगे। अच्छा क्वेश्चन बेटे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि द फेज ऑफ एसी एट नेगेटिव पीक वैल्यू विल बी। अच्छा अक्सर फेज ऑफ द एसी के बारे में क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो सबसे पहले तो फेज ऑफ एसी को आपको सीख लेना है और यहीं पे कुछ और चीजें भी आपसे पूछी जा सकती हैं, वो चीजें भी आपको सीख लेनी है। अच्छा आपने मोस्ट ऑफ द टाइम बेटे ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए एक बेसिक फॉर्मूला जो है वो पढ़ा हुआ है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा या ओमेगा टी। तो फिलहाल बेटे इसको मैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा लिखता हूँ। इसमें याद रखिएगा जो थीटा है ना, इसी को फेज या फेज एंगल बोलते हैं। जो थीटा है इसी का नाम जो है वो फेज है या फेज एंगल है। ओके अब सवाल यही है कि नेगेटिव पीक वैल्यू पे फेज क्या होगी। तो एक तो बड़ी सिंपल है, उसने बता दिया करंट को नेगेटिव पीक वैल्यू लाना है। मैं दो तरीकों से बताता हूँ। पहले थीटा की वेरिएशन देख लें, बड़े जल्दी से एक टेबल बना के दे रहा हूँ ताकि आपको सारी चीजें अंडरस्टैंड करने में आसानी हो रही हो। हम तीन चीजों के बीच में ग्राफ बना देते हैं। एक तो हम लोग पहले थीटा प्लॉट करेंगे, यानी थीटा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेज। और फेज हम लोग ना दो तरह से प्लॉट कर लेते हैं, यानी थीटा को हम लोग डिग्रीज में भी प्लॉट कर लेते हैं और रेडियन में भी, क्योंकि डिग्री और रेडियन दोनों तरह के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो आपको एट द एंड वहां पे मुश्किल ना आ रही हो। तो यहाँ पे हम लोग थीटा जो है वो प्लॉट करेंगे किसमें भला, डिग्रीज में। और बेटे यहाँ पे हम लोग थीटा जो है वो प्लॉट कर रहे होंगे या पुट कर रहे होंगे किसमें भला, रेडियन में। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी करंट की वैल्यू आ रही होगी वो हम लोग यहाँ पे लिख रहे होंगे कि करंट की वैल्यू क्या आ रही है। चले मैं यहाँ पे करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके बच्चों जल्दी से देखते जाओ, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज पता होनी चाहिए। अगर हम थीटा जो है वो कितना पुट कर दें बच्चों, अगर हम थीटा पुट कर दें 0 डिग्री, तो आपको पता है रेडियन भी 0 ही बनेगा। और यहाँ पे जब आप थीटा 0 डिग्री पुट करोगे, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, आपको करंट की वैल्यू कितनी मिली होगी 0। इसी तरह से अगर मैं थीटा कितना पुट कर दूं 90 डिग्री, अब आपको पता है 90 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई/2 लिखते हैं। बताओ साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। जब आप 1 पुट करोगे तो साइन 90 की जगह तो आई इज इक्वल टू आई नॉट आ जाएगा, यानी करंट पीक वैल्यू पे पहुंच चुका होगा।
ओके। अब इसी तरह अगर मैं थीटा की बारी बारी वैल्यूज पुट करता जाऊं, अगर मैं थीटा पुट कर दूं बेटे कितना भला 180 डिग्री, आपको पता है 180 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई रेडियन। तो साइन 180 की वैल्यू जीरो होती है, करंट फिर से जीरो हो जाएगा। अगर मैं पुट कर दूं 270 डिग्री, बेटे 270 डिग्री जो है वो 3 पाई बाय 2 होता है। पाई बाय टू 90 होता है, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 270। जब आप साइन 270 पुट करोगे उसकी वैल्यू -1 होती है, यानी करंट माइनस आई नॉट हो जाएगा। और इसी तरह जो ही आप 360 डिग्री थीटा पुट करोगे, जिसको आप 2 पाई रेडियन बोलते हो, तो साइन 360 की वैल्यू अगेन क्या होती है, जीरो होती है। तो अब यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो वो आपको फेज दे के बोले फेज जीरो है, 90 है, 180, 270, 360 है, तो करंट की वैल्यू बताओ। या आज जो क्वेश्चन आया हुआ है पहले उसको फोकस कर लो। बेटे ये है पॉजिटिव आई नॉट, ये है माइनस आई नॉट। बेटे ये करंट की क्या है, पॉजिटिव पीक वैल्यू। ठीक है, आई एम राइटिंग, ये क्या है, ये करंट की पॉजिटिव पीक वैल्यू है। अब सवाल ये है कि पॉजिटिव पीक वैल्यू पे फेज क्या होगी, फेज मतलब एंगल बताओ कितना होगा। तो बेटे देख के बताओ, अगर आप डिग्रीज में पुट करोगे तो कितना होगा, 90 डिग्री, या रेडियन में पुट करोगे तो कितना होगा, पाई बाय 2 रेडियन होगा। तो अगर पूछा जाए द फेज एट पॉजिटिव पीक वैल्यू, तो आपका आंसर होना चाहिए, जल्दी बताओ क्या भला, 90 डिग्री या पाई बाय 2। और एक स्टेज ऐसी भी तो आई है ना बच्चों, देखो जब करंट क्या हो गया, नेगेटिव मैक्सिमम हो गया, तो ये है नेगेटिव पीक वैल्यू। तो आपसे पूछ सकते हैं नेगेटिव पीक वैल्यू किस एंगल पे आएगी, फेज का मतलब है एंगल। तो नेगेटिव पीक वैल्यू की अगर हम लोग बात करें, तो बेटे तब देख के बताओ जरा थीटा कितना आ रहा है, थीटा या तो आ रहा है 270 डिग्री, या बच्चों कितना आ रहा है, 3 पाई बाय 2 रेडियन। तो अगर वो पूछे फेज एट नेगेटिव पीक वैल्यू विल बी, तो ये तो सिंपल हो गया, फिर इसको हम लोग वो भी देख लेते हैं, ग्राफिकली भी देख लेते हैं। बेटे आपको एक ग्राफ भी पता होना चाहिए, वो ग्राफ मैं यहाँ पे बना देता हूँ आप लोगों को। ये मैं आपके सामने ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ बना रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू क्या भला, थीटा। यहाँ पे हम थीटा प्लॉट करेंगे, और यहाँ पे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट की वैल्यूज आ रही होंगी वो प्लॉट कर रहे होंगे। आपको पता है जब थीटा जीरो होगा तो करंट की वैल्यू जीरो होगी, जब थीटा 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री के ऊपर अभी आपने देखा करंट जो है वो पॉजिटिव मैक्सिमम में चला गया था। थीटा 180 डिग्री पुट किया तो 180 पे अगेन जो वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी, जीरो। 270 पे आपने चेक किया कि 270 के ऊपर ये वैल्यू नेगेटिव मैक्सिमम में चली गई थी, यानी नेगेटिव मैक्सिमम। और अगर मैं बात करूं 360 की, तो 360 डिग्री पे बेटे आपने देखा था करंट की वैल्यू क्या हो चुकी है, जीरो अगेन हो चुकी है। बस इन पॉइंट्स को मिला दें तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो एक साइन वेव बनेगा। ये बेटे ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ बना हुआ है, लेकिन मैं आपको यही ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी बना के दूंगा। तो ये तो विद रिस्पेक्ट टू एंगल हो गया, और आपको एंगल देके पूछे। अच्छा, अब टाइम के हिसाब से ही पता होना चाहिए, पहले क्वेश्चन इसका आंसर कर लें बेटे। द फेज एट नेगेटिव पीक वैल्यू फेज सी, यानी करंट जब नेगेटिव पीक वैल्यू पे पहुंचेगा तो तब फेज कितनी होगी, यानी एंगल कितना बन रहा होगा। तो या तो 270 डिग्री होना चाहिए, या बच्चों 3 पाई बाय 2 रेडियन होना चाहिए। तो वो डिग्रीज में नहीं दे रहा बेटे, वो रेडियन में दे रहा है। तो हमारा आंसर आपके सामने क्या आ रहा है, 3 पाई बाय 2 रेडियन आ रहा है। अच्छा बेटे आपको ना टाइम के हिसाब से वेरिएशन भी पता होनी चाहिए। चलो जल्दी से, मैं ना बस 1-2 मिनट है ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो, मैं आपको टाइम के हिसाब से वेरिएशन बता रहा हूँ अल्टरनेटिंग करंट की। अच्छा, एक फॉर्मूला लिख लें बेटे अल्टरनेटिंग करंट के लिए, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। क्योंकि मैंने बताया इस वीडियो में आप तमाम तरह की चीजें सीख रहे होगे, तो जल्दी से टाइम के हिसाब से भी देख लें बेटे। अब आप सबको पता होना चाहिए कि हम लोग जो ओमेगा है उसकी जगह पे बच्चों क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय कैपिटल टी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल टी। अब बेटे यहाँ पे मुख्तलिफ टाइम पुट करते जाएं, मैं जल्दी जल्दी ग्राफ बना के बता देता हूँ बेटे, कि टाइम पुट करते जाओगे और करंट की वैल्यूज आती जाएंगी। टेबल भी बना सकते हो, लेकिन ग्राफ से ज़्यादा इजी है और जल्दी समझ आ जाएगा बच्चों। ये लो, ये मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट का एक साइकिल बना लिया। यहाँ पर जो टाइम होगा बच्चों वो जीरो होगा, यहाँ पे T/4 होगा, यहाँ पे टाइम जो होगा वो T/2 होगा, यहाँ पर जो टाइम होगा वो 3T/4 होगा, और यहाँ पे टाइम जो होगा वो किसके बराबर होगा, टी के। तो अगर आपको पूछे कि पॉजिटिव पीक वैल्यू पे किस टाइम पहुंचेगा, बेटे ये है करंट की पॉजिटिव पीक वैल्यू, और ये है करंट की नेगेटिव पीक वैल्यू। अगर पॉजिटिव पीक वैल्यू पे टाइम पूछे तो 3T/4, और नेगेटिव पीक वैल्यू पे पूछे तो 3T/4, और पॉजिटिव पीक वैल्यू पे पूछे तो T/4 आपके पास वैल्यू आनी चाहिए। और ये आया कैसे, आपने यहाँ पे टाइम की वैल्यूज पुट करते जाना है और सॉल्व करते जाना है। तो ये भी आपको सीख लेना है, कुछ और चीजें भी सीख सकते थे बट टाइम की शॉर्टेज के साथ आगे चलते हैं बच्चों। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। An alternating voltage in volts represented by the equation V is equal to what is the value of the F for the voltage।
आपको ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है और आपको पूछा जा रहा है बच्चों फ्रीक्वेंसी। आज उसने बताया V इज इक्वल टू कितना है, 300 साइन ऑफ 100 पाई टी। बेटे इस इक्वेशन में वो आपसे काफी चीजें पूछ सकता है। जब भी वो पूछे आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, मैंने बताया कुछ और चीजें भी पूछेगा। आपने इसके नीचे की इक्वेशन लिख लेनी है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ 2 पाई एफ टी। ये जनरल इक्वेशन होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की। बेटे मुझे जल्दी देख के बताओ, आज फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है तो चलें पहले फ्रीक्वेंसी की ही बात कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे। अगर वो यहाँ से आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो बेटे बताओ जरा, आप 100 पाई टी को 2 पाई एफ टी के बराबर रख सकते हो ना। देखो उधर ब्रैकेट में 100 पाई टी आ रहा है, यहाँ पे 2 पाई एफ टी, तो एक काम करो, 2 पाई एफ टी को आपने किसके बराबर रख लेना है, 100 पाई टी के बराबर रख लेना है। टी दोनों साइड्स पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 2f इज इक्वल टू क्या आएगा, 100, और जो f की वैल्यू आ रही होगी दैट कम्स आउट टू बी 50, और फ्रीक्वेंसी है तो यूनिट्स विल बी हर्ट्ज। तो जब भी फ्रीक्वेंसी वगैरह पूछे तो आपने ऐसे कंपैरिजन कर लेना है। अच्छा एक और चीज बताओ बच्चों जल्दी से, टाइम को बचाते हैं हम लोग, देख के बताओ जरा, यहाँ पे जो करंट हो सॉरी वोल्टेज होगा उसकी पीक वैल्यू बताओ कितनी। बेटे साइन से पहले जो भी लिखा हुआ है वो पीक वैल्यू है, देख के बताओ जरा पीक वैल्यू कितनी बन रही है। तो यहाँ पर जो वी नॉट बनेगा बच्चा पार्टी, वो बनेगा कितना भला, 300 वोल्ट बन रहा होगा। ओके दैट्स गुड। अच्छा अगर वो पूछे आरएमएस वैल्यू, अब सर आरएमएस वैल्यू तो नजर ही नहीं आ रही, आरएमएस वैल्यू कैसे मालूम करें। तो बेटे आपने आरएमएस वैल्यू का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला होता है पीक वैल्यू ओवर स्क्वायर रूट टू। अब पीक वैल्यू तो रीड हो रही है भाई, पीक साइन से पहले वाली पीक वैल्यू है, तो पीक वैल्यू पता है तो आरएमएस आ जाएगी। बेटे 300 को ऐसा करो स्क्वायर रूट टू। अब बच्चे कहते हैं कैलकुलेटर के बगैर कौन सॉल्व करे, आपने याद कर रखा है जो 1/√2 होता है वो 0.7 होता है। बेटे डेसिमल खत्म कर लो, 300 0.7 को लिख लो 7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1। अब होगा क्या, ये -1 और ये प्लस का 1 खत्म हो जाएगा, और ये जो आपका बाकी का आंसर आ जाएगा बेटे दैट कम्स आउट टू बी 210 वोल्ट। ये वोल्टेज की कौन सी वैल्यू आ चुकी है, आरएमएस वैल्यू आ चुकी है। यानी वो इसी इक्वेशन को देके तीन चीजें पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है फ्रीक्वेंसी बताओ, पीक वैल्यू बताओ, आरएमएस वैल्यू बताओ। तो होपफुली ये आपको बात समझ आ चुकी है। हाँ एक और चौथी चीज भी पूछ सकते हैं, चलें वो भी मैं ऐड किए देता हूँ। अगर वो आप टू पीक वैल्यू पूछे, बेटे आपने पीक टू पीक वैल्यू पढ़ी थी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव पीक वैल्यूज की मैग्नीट्यूड का सम होता है। और एक साइकिल के दौरान जो पीक टू पीक वैल्यू होती है वो वोल्टेज की बोले तो 2I0, और करंट की बोले तो बेटे क्या होगी, 2V0। अब V0 तो आपने देख लिया 300 वोल्ट, तो यहाँ पे 2 × 300 वोल्ट, तो जो आपके पास पीक टू पीक वैल्यू आ रही है दैट कम्स आउट टू बी 600 वोल्ट। तो आपको ये इक्वेशन दे के बेटे वो मुख्तलिफ चीजें जो है वो पूछ सकता है। ओके ये एसी जनरेटर की कहानी चल रही है। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन, पीएमसी 2020, द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हैज अ फ्रीक्वेंसी। बेटे जो एशियन कंट्रीज हैं उनमें जो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो 50 हर्ट्ज का है, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनमें 60 हर्ट्ज का है। तो हमारे 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे चीजें चल रही हैं, वहाँ पे 120 वोल्ट और 60 हर्ट्ज पे चल रही हैं चीजें एशियन यूरोपियन कंट्रीज में। तो खैर हमारी डोमेस्टिक, और वैसे भी 60 हर्ट्ज का ऑप्शन ही मौजूद नहीं है, तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमारे जो डोमेस्टिकली होम अप्लायंसेज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी वहां तक आ रही है बेटे वो 50 हर्ट्ज की आ रही है, और ट्रांसफार्मर से गुजरने के बाद भी चेंज नहीं होती क्योंकि ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता। बेटे केपी के ईटीईए ईटा 2019 का क्वेश्चन बहुत आसान आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे दी है और आरएमएस वैल्यू पूछी है। जल्दी बताओ बच्चों, आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, I0/√2 होता है। I0 कहाँ से लाओगे, साइन फंक्शन से पहले जो भी लिखा हुआ है वो I0 है, तो I0 की जगह √2 लिखो, जैसा कि दिया हुआ है उसको √2 से डिवाइड करो, आपका आंसर जो होगा वो कितना आ जाएगा, 1 एम्पेयर। सो राइट ऑप्शन विल बी 1 एम्पेयर इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। ओके लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। दूसरी फाइल में जाना पड़ेगा हमें। ओके क्वेश्चन नंबर 14 बेटे, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। चलो भाई क्या हो गया, ओके बच्चों सॉरी थोड़ा इंटरप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा है। अगेन ये केपीके के एमडी कैट के एग्जाम में से आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा जानबूझ के पुट किया है ताकि आपको ट्रांसफॉर्म एसी जनरेटर के ईएमएफ के फॉर्मूले भी पूछे तो वो भी आपको सॉल्व करने आ रहे हों।
तो क्वेश्चन नंबर 14, 10 टर्न्स ऑफ अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप स्पिन्स एट 60 रेवोल्यूशन पर सेकंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रही है, तो जनरेटर में ही ऐसा होता है कि कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही होती है। जब भी बेटे आपको वो जनरेटर वगैरह की ईएमएफ के क्वेश्चन पूछे तो कुछ फॉर्मूला याद कर लो। पहला फॉर्मूला याद करो जरा, आपने पढ़ा था कि दो साइड ऑफ द कॉइल के लिए ईएमएफ जनरेट हो रही होगी, दो के लिए नहीं। एक के लिए वीबीएल साइन थीटा थी, दूसरी के लिए भी वीबीएल साइन थीटा थी। याद करो, दो के लिए नहीं जनरेट हो रही थी। तो जब हमने दोनों को ऐड किया था तो हमारी नेट ईएमएफ टू वीबीएल क्या आ रही थी, साइन ऑफ थीटा आ रही थी। एक तो पहला फॉर्मूला आपको ये याद कर लेना है जल्दी से। मैं आपको चार पांच फॉर्मूले बता रहा हूँ, जो भी हमारे काम में आए उसको ले आइएगा। फिर बेटे आपने एक बड़ा फेमस फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ईएमएफ ऑफ जनरेटर के लिए, एन ओमेगा ए बी साइन ऑफ थीटा। डेरिवेशन का टाइम नहीं है, ये दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे वो आपको गुमराह कर सकता है। हो सकता है लीनियर फ्रीक्वेंसी की बजाय, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बजाय लीनियर फ्रीक्वेंसी दी हो। तो फिर आप क्या करोगे बेटे, आप इसी फॉर्मूले को अमेंड कर लोगे, एन ऐसे लिखोगे, ओमेगा की जगह पे क्या लिखोगे बेटे, 2 पाई एफ इंटू क्या आ गया, ए बी साइन थीटा। तो अगर फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में दी हुई है तो आप इस फॉर्मूले के साथ ही जाओगे। अब इसी तरह सुन ले बेटे, कभी कभार एरिया नहीं देगा इस फॉर्मूले में, तो आपने करना क्या है, एन ओमेगा ऐसे लिखा, एरिया की जगह पे लिख लेना है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ लिख लेना है, क्योंकि हमारे एक दो न्यूमेरिकल बुक में ऐसे भी हैं जिसमें विड्थ दे के उसने लेंथ पूछी हुई है। तो आपने एरिया की जगह लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ लिख के आपने चीजों को सॉल्व कर लेना है। खैर, ये ट्रांसफार्मर की ईएमएफ के फॉर्मूले हैं जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। अब डाटा के मुताबिक हम लोग देख लेंगे, और अगर मैक्सिमम ईएमएफ बोले तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। आप सिर्फ एन ओमेगा ए भी यूज कर रहे होगे। तो आइए बच्चों, आज के सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उसने बोला 10 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, 60 रेवोल्यूशन पर सेकंड। बेटे रेवोल्यूशन पर सेकंड जो है वो आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा वाला, यही वाले फॉर्मूले के साथ जाना पड़ेगा। तो आइए मैं यूज कर रहा हूँ E इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी, और मैक्सिमम हो रहा है तो साइन थीटा, थीटा 90 पुट करके आप पुट कर लोगे। बेटे एन कितना है, 10 नंबर ऑफ टर्न है। ओमेगा है 60 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। अब आपको पता है ओमेगा का यूनिट रेवोल्यूशंस थोड़ा ना होता है, वो तो रेडियन पर सेकंड होता है। तो आपने 60 ऐसे लिखा, 1 रेवोल्यूशन की जगह बेटे क्या लिखोगे, 2 पाई रेडियन लिख लोगे। तो अब सही हो गया, अब ये रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब एरिया उसने नहीं बताया हुआ, उसने बोला सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर लूप है, और रेडियस भी नहीं बताया हुआ। भाई रेडियस नहीं बताया हुआ तो ऐसे लिख लो, आर ही लिख लो। तो आपको पता है जो सर्कल का एरिया होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लो जी, अब रह गया बी की वैल्यू। बेटे बी की वैल्यू उसने 0.5 बताई हुई है। क्या आप बताओ 0.5 को 1/2 लिखा जा सकता है? तो लिख लें और जल्दी से सॉल्व कर लें। बेटे ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी कहानी बड़ी आसान है। 10 को इस 60 से मल्टीप्लाई करें, तो जैसे 10 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 600। अब एक काम करो, इस पाई को इस पाई से मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। और आर स्क्वायर तो ऑलरेडी है, और हमारा आंसर आएगा किसमें भला, वोल्ट्स में आ जाएगा, ईएमएफ है। तो लिहाजा हमारा जो राइट आंसर होगा बेटे वो होगा 600 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर वोल्ट्स में आ जाएगा। तो ये जनरेटर की ईएमएफ के तमाम पॉसिबल फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, ताकि क्वेश्चन आए तो बेटे अप्रोच कर लीजिएगा। आइए एक और हमारा एमडी कैट नम्स पास पेपर का क्वेश्चन है। ये हमारी बुक का न्यूमेरिकल है जो उन्होंने एज इट इज दिया हुआ था। पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में बेटे ये दे रखा है। अ स्क्वायर कॉइल हैज 16 सेंटीमीटर हैज 200 टर्न्स एंड रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इफ द पीक वैल्यू इज 12 वोल्ट, व्हाट इज द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी? बेटे ही इज आस्किंग अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी। तो अगेन जनरेटर की बात हो रही है, तो आपने फॉर्मूला यूज करना है कौन सा भला, एन ओमेगा ए बी वाला फॉर्मूला यूज करना है बेटे। और यहाँ पे जल्दी से जो जो वैल्यूज दी हुई हैं वो पुट करते जाएं। पीक ईएमएफ उसने बता दी है कितनी है, 12 वोल्ट। बेटे 12 वोल्ट पीक ईएमएफ लिख दी। नंबर ऑफ टर्न्स उसने बताए हैं 200। ये लें, नंबर ऑफ टर्न्स की जगह लिखें 200। ओमेगा हमें पता लगाना है, उसको ऐसे ही लिख लें। एरिया, एरिया नहीं बताया, बट उसने बोला स्क्वायर कॉइल है, ये 16 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर, यानी इसकी लेंथ भी 16 सेंटीमीटर है, विड्थ भी 16 सेंटीमीटर है। तो 16 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, ये कितना बनेगा, 256। और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आपने -4 लिख लेना है, यानी इस सेंटी की जगह भी -2 और इसकी जगह -2, तो टोटल -4 आ जाएगा। और अब मसला रह गया मैग्नेटिक फील्ड का, वो 0.05 है।
बेटे 0.05 को लिख लें 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, डेसिमल खत्म कर लें जी। अब कैलकुलेशन है, देखें जरा कैलकुलेशन में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों। चलो सॉल्व भी कर लेते हैं, कैलकुलेशन हमारे पास आ रही हैं, ये 12 आ रहा है, बाकी यहाँ पे देख लेते हैं ओमेगा ऐसे ही आ गया बेटे। ये 10 की पावर -2 और ये +2, ये तो कैंसिल कर दो ना सीधे सीधे, ठीक है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा, 10 बनेगा। साथ में 10 की पावर -4 ऑलरेडी है, और साथ में बच्चों कितना आ गया, 256 आ गया। ओके, तो ये हमारे पास बनेगा, जल्दी से देख लें। 12 इज इक्वल टू ओमेगा, और यहाँ पे बना बच्चों 256 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब बच्चे कैलकुलेशन से हमेशा भागते हैं, ये सवाल है पास पेपर का, भागना नहीं है बेटे। ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, 12 ओवर 256 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। बेटे 10 की पावर -3 को ऊपर ले जाएं, 10 की पावर -3 को ऊपर ले जाएं। जैसे ही आप ऊपर लेके जाओगे तो ये आएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी 256। भाई आपको पता है 250 को 4 से मल्टीप्लाई करें 1000, तो करीब करीब 48, यानी 48 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा, रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा। और उसके करीब वाला हमारे पास ऑप्शन मौजूद है 47 रेडियन पर सेकंड। तो सम टाइम यू हैव टू गो विद द अप्रोक्सीमेशन, आपको अप्रोक्सीमेटली करीब आंसर में भी जाना होता है, तो वो भी आपको सीखना है बच्चों। होपफुली आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 16, आखिरी क्वेश्चन हमारा एसी जनरेटर के हवाले से, और उसके बाद हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ और उसके इंड्यूस करंट के क्वेश्चंस की तरफ जा रहे होंगे। इन ऑल्टरनेटिंग करंट द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट इन अ साइकिल इज, बताओ ऑल्टरनेटिंग करंट के एक साइकिल में करंट की एवरेज वैल्यू क्या आएगी। बेटे याद रखिएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट की एक साइकिल में जो एवरेज वैल्यू होती है वो 0 होती है। इसी वजह से हम रूट मीन स्क्वायर का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं। क्यों भाई 0 होती है, क्योंकि बेटे करंट जितना पॉजिटिव पीक वैल्यू में है, या पॉजिटिव जितनी वैल्यूज हैं बेटे, उतना ही ये नेगेटिव वैल्यू में भी है। तो वेन एवर यू विल बी फाइंडिंग द एवरेज, योर आंसर विल बी 0। तो करंट की एक साइकिल के दौरान एवरेज वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 0 आएगी बच्चों। अच्छा अब ना बस दो क्वेश्चंस और मैं आपको जल्दी से बता दूं, क्योंकि वो अल्टरनेटिंग करंट के हवाले से एक साइकिल के दौरान कुछ और चीजें पूछ सकता है, फिर हम फैराडे लॉ के आखिरी क्वेश्चन की तरफ जा रहे होंगे। अच्छा अगर आपको पूछे अल्टरनेटिंग करंट का एक साइकिल बना के कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, ये लें, ये अल्टरनेटिंग करंट का बल्कि थोड़ा छोटा सा साइकिल बना लें, हमें जैसे अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को। ये अल्टरनेटिंग करंट का बेटे एक साइकिल में आपसे आपके सामने बनाने लगा हूँ, और इस एक साइकिल में वो आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा है। अच्छा पहला सवाल है ये है कि अल्टरनेटिंग करंट के एक साइकिल के दौरान करंट कितनी दफ़ा मैक्सिमम हो रहा है, यानी अगर सवाल आ जाए करंट रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू, करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू कितनी दफ़ा अचीव कर रहा है, बेटे आपको पता है 2 दफ़ा। ये भी मैक्सिमम वैल्यू है, ये भी बेशक है नेगेटिव बट है तो मैक्सिमम ना। तो इसका एक आंसर तो होगा क्या भला, करंट रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू बेटे 2 टाइम्स पर साइकिल। एक साइकिल में कितनी दफ़ा, 2 दफ़ा। ठीक है सर, ये तो समझ आ गई बात, लेकिन बेटे कभी कभार वो गुमराह करता है, वो साइकिल नहीं, वो एक सेकंड में पूछ रहा होता है। आप बताओ जो पाकिस्तानी एसी है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटे, वो है 50 हर्ट्ज। बताओ 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है बच्चों, 50 हर्ट्ज का मतलब है 50 साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं कितनी देर में, एक सेकंड में। एक सेकंड में इस तरह के 50 साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। बताओ एक साइकिल में करंट कितनी दफा मैक्सिमम हुआ है, 2 दफा। 50 साइकिल्स में कितनी दफा होगा, 100 दफा। तो आप लिख सकते हो ये 100 दफा मैक्सिमम हो रहा है, 100 टाइम मैक्सिमम हो रहा है एक साइकिल में नहीं बेटे, एक सेकंड में। एक साइकिल में तो 2 दफा था, ये 100 दफा एक सेकंड में, तो 100 टाइम्स पर सेकंड। और जल्दी बताओ क्या ये जो 100 है ये फ्रीक्वेंसी है, नहीं फ्रीक्वेंसी तो 50 थी, तो ये जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उससे डबल दफा। बेटे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का मतलब है 50 साइकिल्स। अब 50 साइकिल में 100 दफा मैक्सिमम होना है, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी है उतनी दफा नहीं बल्कि उससे डबल दफा मैक्सिमम होना है। तो करंट रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू कितनी दफा, 2f टाइम्स पर सेकंड, नॉट द साइकिल। एक साइकिल में 100 दफा नहीं बेटे, एक सेकंड में 100 दफा। और मैक्सिमम को छोड़ो, अगर वर्ड आ जाता करंट रीच इट्स मिनिमम वैल्यू, बताओ जरा
कितनी दफा मिनिमम हो रहा है भाई? 2 दफा अगर मैक्सिमम हुआ है तो 2 दफा ही बच्चों यहाँ पे और यहाँ पे मिनिमम हो रहा है। बच्चे कहते हैं सर इधर भी तो हो रहा है। नहीं नहीं बेटे, यहाँ से अगला साइकिल शुरू हो चुका है। अगर आपने इसमें भी गिन लिया, अगले में भी गिन लिया, फिर तो मसला हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी 2 दफा ही मैक्सिमम हो रहा है, 2 दफा मिनिमम एक साइकिल में। लेकिन एक सेकंड में 2 दफा नहीं, एक सेकंड में 50 साइकिल्स होते हैं और 50 साइकिल्स में 100 दफा। ओके, और जल्दी से बता दो बेटे करंट अपनी डायरेक्शन कितनी दफा चेंज कर रहा है? देखो पॉजिटिव साइकिल में था, आधा साइकिल गुजरने के बाद नेगेटिव में चला गया, एक ही दफा एक साइकिल में डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो अगर आ जाए एसी चेंजेस इट्स डायरेक्शन, बेटे एसी जो है वो अपनी डायरेक्शन जो है उसको चेंज कर रहा है। तो इसका एक बड़ा सादा सीधा सा ऑप्शन होगा, वंस इन अ साइकिल, एक साइकिल में एक दफा। 50 साइकिल में कितनी दफा? 50 दफा। वंस इन अ साइकिल या एफ टाइम्स पर सेकंड। बेटे एक सेकंड में 50 साइकिल्स होते हैं, 50 साइकिल में 50 दफा, यानी जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है उतनी दफा ही करंट ने अपनी वैल्यू जो है वो चेंज करनी है। तो होपफुली ये भी कहानी समझ आ गई है। जल्दी से बेटे इंड्यूस्ड ईएमएफ के सिंपल क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कदरे आसान रहे हैं तो हम जरा क्विकली मूव कर रहे होंगे। ये 2022 का क्वेश्चन है, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स बेटे मैकलेव जिन्हें बोलते हैं, ये किस प्रिंसिपल के तहत काम कर रही होती हैं? तो दे आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लेंग्जेस लॉ। ट्रेन में बेटे सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स लगे होते हैं, अब टाइम नहीं है इतनी डिटेल बताई जाए। तो और वो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल जो हैं उनमें जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है तो उस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से वो ट्रेन ऊपर भी उठ रही होती है और आगे भी मूव कर रही होती है। तो जो मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन हैं दे आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द लेंग्जेस लॉ। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ गया और क्वेश्चन नंबर 18 में बड़ी सिंपल सी कहानी है। ये भी लैंग्वेज लॉ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखने ध्यान से। उसने बोला एक मैग्नेट है, उसको हम करीब लेके आ रहे हैं एक लूप के, तो बताओ वो लूप उधर ही रहेगा दूर चला जाएगा? तो लैंग्वेज लॉ को सिंपली सुन लो। लैंग्वेज लॉ ये बोलता है जब कभी लाइफ में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो जनरेट कर रहा होगा क्या भला? एक ईएमएफ। बेटे ईएमएफ हमेशा ही जनरेट होनी है। ये ईएमएफ जो है वो आगे जनरेट करेगी इंड्यूस्ड करंट। लेकिन करंट ने हमेशा इंड्यूस नहीं होना, करंट ने तभी इंड्यूस होना है जब सर्किट जो होगा वो कैसा होगा? क्लोज। और एक दफा करंट इंड्यूस हो गया तो करंट क्या करेगा? अपने कॉज को करेगा अपोज। ये लो, इट विल अपोज द कॉज, यानी जो करंट को प्रोड्यूस करेगा करंट उसी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। लेकिन करंट आना तभी है जब ये कट लगा होगा, कट लगा होगा बोल रहा हूँ, क्लोज लूप होगा, अदरवाइज करंट नहीं आएगा। चलो कहानी देखो बच्चों, सारे बच्चे गौर करेंगे इस डायग्राम पे। देखो नॉर्थ पोल जो है वो करीब आ रहा है, जल्दी बताओ इस रिंग के अंदर फ्लक्स चेंज होगा ऑब्वियसली। क्या ईएमएफ जनरेट होगी? बिल्कुल होगी। सोच के बताइएगा बच्चों, करंट आएगा? हाँ क्लोज लूप है सर, कहीं कट वगैरह नहीं लगा हुआ, ओपन लूप नहीं है, क्लोज लूप है, तो करंट तो आएगा। ओके, तो सोच के बताओ क्या इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा? तो बेटे इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस होगा। अब जल्दी बताओ करंट का कॉज क्या है? करंट ढूंढेगा अपना कॉज। करंट का कॉज है नॉर्थ पोल का करीब आना, तो करंट चाहेगा नॉर्थ पोल करीब ना आए। तो ये नॉर्थ पोल को रिपेल करने के लिए फौरी अपनी डायरेक्शन ऐसे सेट करेगा कि यहाँ पे कौन सा पोल बने? नॉर्थ। और यहाँ पे बच्चों कौन सा पोल बने? साउथ बने। तो बताओ इस नॉर्थ और नॉर्थ में क्या होगी? रिपल्जन होगी। और उस रिपल्जन की वजह से ये जो रिंग होगा दैट विल बी गेट डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द मैग्नेट। बच्चों समझ आ गई ये बात? बड़ी आसान कहानी है, ज्यादा मुश्किल बात है नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लेंग्वेज लॉ रेफर्स टू द इंड्यूस्ड करंट भी है, ईएमएफ भी है। बेटे बुक में एक लाइन है, मैंने बताया अपोज ईएमएफ ने नहीं करना, अपोज करंट ने करना है। हमारी बुक में एक एग्जैक्टली वन लाइनर सेंटेंस है, वो क्या है? वो ये है कि लेंग्वेज लॉ रेफर्स टू इंड्यूस्ड करंट नॉट इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये इंड्यूस करंट जो है वो अपोज कर रहा होता है, इंड्यूस ईएमएफ नहीं। आइए इस बात को समझ लेते हैं। एक लम्हे के लिए सोचो कि अगर इस रिंग को कट लगा होता बेटे, ये क्लोज लूप ना होता, कट लगा होता यहाँ पे, मतलब कहानी कुछ इस तरह से होती कि ये हमारे पास रिंग है और इसका कुछ पोर्शन, चले हम लोग ऐसा करते हैं कट लगा लेते हैं, ये कट लग गया। और सवाल ये है कि अब अगर मैं मैग्नेट इसके करीब लेके आता, क्या अब भी ये मैग्नेट से दूर जाता? बेटे नहीं। भाई क्यों नहीं जाना था? बेटे देखो फ्लक्स तो चेंज होना था,
ईएमएफ ने हमेशा होना है, ओपन सर्किट हो क्लोज हो ईएमएफ आनी है। बताओ ये ओपन सर्किट है, क्या कभी ओपन सर्किट में करंट फ्लो करता है? बेटे नहीं, ओपन सर्किट की रेजिस्टेंस इंफिनिटी, अब करंट ही नहीं आएगा। करंट नहीं आएगा तो अपोज करंट नहीं करना था, तो ऑपोजिशन नहीं होगी, ऑपोजिशन नहीं होगी तो ये रिंग दूर नहीं जाएगा। तो लिहाजा याद रखिएगा, लेंगेज लॉ जो है दैट रेफर्स टू द इंड्यूस्ड करंट नॉट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो राइट ऑप्शन होगा बेटे डेल्टा। ओके, ये भी 2 दफा सवाल आया पास पेपर में। लेंगेज लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हमारी बुक की स्टेटमेंट है कि लैंग्वेज लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस कर रहा है। बड़ी सिंपल सी कहानी है, तो राइट ऑप्शन ये आ गया। ओके 21 ध्यान से समझ लीजिएगा, बच्चों को बहुत ज्यादा मैसेज आएगा सर डायरेक्शन के क्वेश्चन समझा दें, वो कभी समझ नहीं आ रहे। अब यहाँ पे देख लें बेटे, यू पुश अ परमानेंट मैग्नेट विद इट्स नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम यू टुवर्ड द लूप ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इन फ्रंट ऑफ यू। चलो कहानी क्या है, हमारे पास ये एक लूप है और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मैग्नेट को इसकी तरफ लेके जा रहे हैं, और मैग्नेट के कौन से पोल को? नॉर्थ पोल को। चलें, ये लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैग्नेट है, और बच्चों ये मैग्नेट का लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये है हमारे पास नॉर्थ पोल, और ये है बच्चों हमारे पास कौन सा भला? साउथ पोल। अभी आपको बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि हम इस नॉर्थ पोल को इस लूप की तरफ लेके जा रहे हैं। जल्दी बताओ, जो ही नॉर्थ पोल को इस लूप के करीब लेके जाएंगे तो इस लूप के अंदर जो है वो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बढ़ेगा। ओके, तो जल्दी बताओ बच्चों, फ्लक्स का वेरिएशन आएगा? ऑब्वियसली आएगा। फ्लक्स चेंज होगा, क्या ईएमएफ जनरेट होगी? भाई ईएमएफ भी जनरेट होगी, क्लोज लूप है तो करंट भी आएगा। अब करंट ढूंढेगा अपना कॉस। जल्दी बताओ करंट का कॉस क्या है? मैग्नेट के नॉर्थ पोल का करीब आना, तो करंट चाहेगा नॉर्थ पोल करीब ना आए। जल्दी बताओ बच्चों, अपोज करने के लिए वो फौरी यहाँ पे कौन सा पोल बना रहा होगा? बच्चों वो यहाँ पे बना रहा होगा, नॉर्थ को अपोज करने के लिए यहाँ पे वो कौन सा पोल बनाएगा? नॉर्थ बनाएगा। और जल्दी बताओ जो ऑपोजिट साइड है वहां पे कौन सा बनेगा? साउथ। अगर वो ये पूछे रिंग का मैग्नेट वाली साइड पे कौन सा पोल बन रहा है? नॉर्थ। पूछे मैग्नेट की ऑपोजिट साइड पे कौन सा बना है? साउथ। अब वो ये पूछ ही नहीं रहा, वो बोल रहा है ये जो रिंग है ना इसके अंदर करंट की डायरेक्शन बताओ। अब करंट की डायरेक्शन को लेके बच्चे बहुत परेशान हैं। आपको एक शॉर्टकट रूल बता रहा हूँ, अगर आपने सीख लिया तो आपकी ये परेशानी खत्म हो जाएगी। अगर आपने ये तयन कर लिया कहाँ पे नॉर्थ बन रहा है और कहाँ पे साउथ बन रहा है, तो कहानी बहुत ही आसान होने जा रही है। अगर आपने बच्चों ये तयन कर लिया कहाँ पे नॉर्थ बन रहा है, कहाँ पे साउथ बन रहा है, तो थिंग्स आर गोइंग टू बी रियली इजी। अच्छा अब जल्दी देखो बेटे, जो मैग्नेट वाली साइड है वहां पे कौन सा पोल बन रहा है? नॉर्थ। जो मैग्नेट के ऑपोजिट साइड है वहां पे कौन सा पोल बन रहा है? साउथ। अब रूल याद कर लें, एन ए और एस सी। अब ये एन ए और एस सी क्या है सुन लें बेटे, जब भी आप नॉर्थ साइड से देखोगे, सुन लें, जब भी आप नो एन ए सुन लें, जब भी आप नॉर्थ साइड से देखोगे तो जो नॉर्थ साइड होगी वो हमेशा कैसा करंट देगी? एंटी क्लॉकवाइज। समझाता हूं, और एस सी भी याद कर लें। एस सी क्या है? जो साउथ साइड है वो हमेशा आपको कैसा करंट दे रही होगी? क्लॉकवाइज। आइए सवाल को समझते हैं। अब एक बंदा बोल रहे हैं हम मैग्नेट को रिंग के करीब लेके जा रहे हैं, बताओ मैग्नेट में करंट, सॉरी लूप में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? अब देखना है कि हम देख किधर से रहे हैं। बेटे अगर वो बोले जिधर से मैग्नेट मूव करवा रहे हैं उधर से देख रहे हैं, मतलब ये है आई ऑफ द ऑब्जर्वर, इस साइड से देख रहे हो। तो बेटे जब इस साइड से देख रहे हो तो कौन सा पोल बन रहा है? बताओ नॉर्थ। अभी मैंने बताया नॉर्थ साइड व्यू जो है वो कैसा करंट देगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बेटे? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर वो बोले मैग्नेट साइड से नहीं देख रहे, मैग्नेट की ऑपोजिट साइड से देख रहे हैं, तो अगर आप इस साइड से देख रहे होगे तो इस साइड पे आपको नजर आ रहा है कौन सा पोल बन रहा है? साउथ। और मैंने अभी बताया साउथ साइड व्यू जो है वो कैसा करंट देगा? क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा क्लॉकवाइज। बस आप एक चीज का तयन कर लो, नॉर्थ कौन सा बन रहा है और साउथ। और जब भी नॉर्थ साइड से देखोगे तो जो करंट आएगा बच्चों वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, और जब भी साउथ साइड से देखोगे तो जो करंट आएगा वो कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा। तो होपफुली आपको ये बात समझ आ चुकी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में सुनो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट सुनते हैं। इफ वी change the magnetic flux linking the coil by rotating the coil in constant magnetic field, the rate of change of magnetic flux। अच्छा ये ना फैराडे लॉ का क्वेश्चन है, और आपको फैराडे लॉ में दो चीजें बच्चों याद रखनी है। वो दो चीजें कौन सी हैं? पहली बात, फैराडे लॉ ये बोलता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होनी है, मतलब दो क्वेश्चन लिख के ही कर लेते हैं।
पहली बात है, अगर आपसे एक सवाल आ जाए कि द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉज क्या है। मैं दो ऑप्शन लिख रहा हूं बेटे। पहला ऑप्शन है हमारे पास चेंज इन फ्लक्स, बड़े सोच के आंसर करना। और दूसरा ऑप्शन है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। सोचें जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। रेट, दो ही ऑप्शन है, एक आंसर करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। एक और दूसरा क्वेश्चन भी ले लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं द मैग्नीट्यूड of induced EMF, the magnitude of induced EMF is decided on the base of, बताओ कितनी अमाउंट में ईएमएफ जनरेट होती है, इसका डिसीजन किसके पास है। अगेन वी हैव द टू ऑप्शंस। तो बेटे पहला ऑप्शन है चेंज इन फ्लक्स और दूसरा ऑप्शन है बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। थोड़ा जल्दी में हूं, वीडियो चूंकि लेंथी हो रही है तो हम जल्दी से। दूसरा ऑप्शन है बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ओके बच्चों, पहला सवाल पढ़ो और आंसर करो जल्दी से। बच्चे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, बेटे गलत गलत। ईएमएफ तब होगी जब फ्लक्स में चेंज आएगा, फिर ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्यों नहीं आ रहा। बेटे फैराडे ने ये बताया था कि कितनी अमाउंट में ईएमएफ जनरेट होनी है उसका डिसीजन है किसके पास, बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बाद। तो अगर वो पूछे मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डिसाइडेड ऑन द बेस ऑफ, कौन पता लगाता है कितनी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, तो चेंज इन फ्लक्स नहीं पता लगाता बेटे, कौन पता लगाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और अगर पूछे ईएमएफ का कॉज क्या है, तो बेटे ईएमएफ का कॉज जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं है, ये तो बताता है ईएमएफ आएगी कितनी। ईएमएफ का कॉज क्या है, चेंज इन फ्लक्स। तो आज वो यही पूछ रहा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो क्या डिसाइड कर रहा है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन इट। तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का अल्फा। ओके क्वेश्चन नंबर 23, बहुत आसान क्वेश्चन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है। बस मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला जो है वो लिख रहा हूँ। बेटे इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी होता है। आप इसको अमेंडेड फॉर्म में लिख सकते हो। एन डेल्टा फाई की जगह पे आप डेल्टा बी ए लिख लें, ओवर क्या आ गया डेल्टा टी। अब बस यू नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। आपको नंबर ऑफ लूप्स दे रखे हैं बेटे, देखो कितने टर्न हैं, 5 टर्न। ठीक है, 5 नंबर ऑफ टर्न्स हैं हमारे पास। अगर आप लोग देखो तो आप नंबर ऑफ टर्न्स की जगह यू विल बी पुटिंग द वैल्यू 5। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है 0.5। बेटे 0.5 को चले मैं लिख लेता हूँ 1/2। और यहाँ पे देखो एरिया श्रिंक्स एट 10 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, यानी एरिया और टाइम इकट्ठे दिए हुए हैं, यूनिट्स आपको बता रहे हैं। तो एरिया पर टाइम की जगह पे 10 लिख दो। लो जी बच्चों, ये 2 5 10 और 5 5 कितना हुआ 25। तो यहाँ पे हमारी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी दैट विल बी 25 वोल्ट विल बी द राइट आंसर बीटा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, दिस इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ द मोशनल ईएमएफ। तो चूंकि सारी चीजें दे रखी हैं तो E इज इक्वल टू वी बी एल साइन ऑफ थीटा। वेलोसिटी आपको बता दी है 0.5, 0.5 को लिखे 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.20 टेस्ला है, तो इसको लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। और लेंथ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, 10 और सेंटी की जगह 10 की पावर -2 लिख लें। और मैक्सिमम पूछ रहा है तो थीटा आप 90 पुट करके सॉल्व कर लो। तो ये 5 तो 10 ये भी गया, और ये 10 और ये भी 10 गया, तो ये आंसर जो आएगा वो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 वोल्ट आ जाएगा। सो राइट ऑप्शन विल बी 40। सिंपल कैलकुलेशन है बेटे, वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये ना मुझे फिजिकली कैमरा के सामने समझाना चाहिए था, लेकिन चूंकि अब मुझे लैपटॉप पे समझाना है इसके जरिए, हमारे सॉफ्टवेयर के जरिए, तो इसको ध्यान से देखिएगा। मैं आपको पहले सवाल को समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे तवज्जो थोड़ी ज्यादा चाहिए होगी। A copper hoop is held in a vertical east-west plane in a uniform magnetic field who points lines along the north-south direction। अच्छा, ये सवाल बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं स्टेटमेंट पे वापस लेके जाता हूँ। हमारे पास चले पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ बना लें और फिर हम बात को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज बच्चा पार्टी, ये हमारे पास है ईस्ट, ये है हमारे पास वेस्ट, और यहाँ पे रहेगा हमारे पास नॉर्थ और साउथ। चलेंगे
दीज आर नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अब उसने एक चीज बड़ा क्लियरली स्टेट कर दी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, और एक हुप है उसको हमने ईस्ट और वेस्ट प्लेन में रखा हुआ है परपेंडिकुलरली। मतलब हुप की जगह चलें बुक समझ लें, मैं आपको एक आसान कहानी के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। एक बुक है बेटे, उसको हमने कुछ इस तरह से रख लिया हुआ है, चलें लेट्स सपोज ये हमारे पास बुक है, कहानी कुछ इस तरह से है कि हमने ये बुक ऐसे रखी हुई है, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना उसके बारे में सुन लें। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो वर्टिकली डाउन है, यानी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में वो पॉइंट कर रही है। ये जो मैं आपके सामने पर्पल कलर की लाइन बना रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब सवाल ये प्रोड्यूस होता है, सवाल ये पैदा होता है कि इस बुक को कैसे घुमाएं कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाए। तो नॉर्थ और साउथ एक्सिस के अलोंग घुमाएं तब होगी, या ईस्ट और वेस्ट में। बेटे अगर आप नॉर्थ और साउथ मतलब ऐसे घुमा रहे हो, एक दफा ऐसे घुमा के देखें, तो बेटे इसमें फ्लक्स चेंज नहीं होना, लाइंस फिक्स इसमें गुजरती रहेंगी। लेकिन अगर आप इसको ईस्ट और वेस्ट के अलोंग जो है वो रोटेट करवा रहे हो, ईस्ट और वेस्ट के लॉन्ग रोटेट करवा रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी बढ़ रही होगी कभी कम हो रही होंगी। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो तभी मैक्सिमम इंड्यूस हो रही होगी जब आप इसको ईस्ट और वेस्ट के लॉन्ग जो है वो रोटेट करवा रहे होगे। तो होपफुली आपको स्टूडेंट ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप और किसी टॉपिक के बारे में चाह रहे हो कि वीडियो बनाई जाए, कमेंट सेक्शन में उस पर कमेंट करें। और जो है वो इस तरह की मजीद वीडियो जो हैं वो प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। आप वहाँ पे बाकी पास पेपर की वीडियोस भी देख सकते हो। थैंक यू फॉर द पेशेंस लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।